नमस्कार। जिंदगी विद ऋचा का ये एपिसोड जिसमें हम 2024 को अलविदा कह रहे हैं और 2025 का स्वागत कर रहे हैं, बहुत ही खास है लेकिन बहुत ही अलग है। खास इसलिए है क्योंकि आज मेरे मेहमान हैं शास्त्रीय गायन का जाना माना नाम, बनारस की पहचान, पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा जी और उनके सुपुत्र स्वरांश मिश्रा। लेकिन जानते हैं ये एपिसोड अलग क्यों है? अलग इसलिए है क्योंकि आज बातचीत पंडित साजन मिश्रा से या साजन मिश्रा के बारे में नहीं होगी, बातचीत होगी राजन साजन मिश्रा के बारे में। बहुत दुखद है कि शरीर से राजन मिश्रा जी आज हमारे साथ नहीं हैं क्योंकि कोरोना के दौर में वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन यकीन जानिए, जब जब जहाँ जहाँ आप साजन मिश्रा को देखेंगे ना, राजन मिश्रा की उपस्थिति वहाँ होती है, चाहे वो मंच हो या इस तरह की बातचीत। और ये मैंने खुद महसूस किया है, तो इसलिए आज की बातचीत बहुत अलग होगी। और मुझे नहीं लगता कि मैं राजन मिश्रा जी को कभी थे करके बात कर पाऊंगी। हमेशा राजन साजन की जोड़ी हमारे लिए है और रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी हमारे इस एपिसोड में। काफ़ी देर से हुई ये बातचीत। हाँ, मुझे बड़ी शिकायत है कि इतने लोगों का इंटरव्यू मैं देखता रहता हूँ, ऋचा का कोई भी इंटरव्यू जहाँ भी ऑनलाइन स्क्रीन पे, हमें ये लगता था कि ये घर के होते हुए भी अपने घर वालों को ही याद नहीं कर रही हैं। लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है कि आज ऋचा ने याद किया और हम सब यहाँ मिल रहे हैं। और वाकई जैसा कि ऋचा ने कहा कि राजन साजन मतलब शरीर दो था लेकिन आत्मा हम दोनों की एक है। और मुझे ये विश्वास है कि वो मेरे अंदर ही जीवित हैं। मैं कभी भी मतलब ऐसा महसूस नहीं करता हूँ कि मैं अकेला हूँ। मुझे हमेशा उनका सपोर्ट मिलता रहता है। इवन गाते समय भी मैं ज़रा सा भी उनको स्मरण करता हूँ तो वो आ जाते हैं और मेरे गले से गा जाते हैं। क्या बात है, कितनी बड़ी और गहरी बात कह रहे हैं पंडित जी। आप दोनों के बचपन की पहले हम थोड़ी सी समझना चाहेंगे। कितना साल का अंतर आप दोनों का और बचपन कैसा था आपका? अरे बड़ा सुहाना बचपन था हम लोगों का। 5 वर्ष वो बड़े थे लेकिन एकदम ही आप समझ लो कि फ्रेंडली थे वो। बहुत ही ज़्यादा मतलब उन्होंने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि बड़ा भाई हूँ, जबकि वो मेरे गुरुतुल्य भाई थे, गुरु के समान थे। और मेरी शिक्षा मेरे पिताजी पंडित हनुमान मिश्रा जी, पंडित गोपाल मिश्रा जी से हुई, लेकिन ज़्यादा शिक्षा जो है ऑन द स्टेज पंडित राजन मिश्रा जी से हुई। तो वो मेरे गुरु भी थे, मेरे दोस्त भी थे, मेरे बड़े भाई भी थे। तो इस तरीके का रिलेशन बड़ा पता नहीं कुछ प्रकृति का ही देन था, कुछ ईश्वर को मंजूर था। और हम लोगों की मतलब आपको सुन के ताज्जुब होगा कि उनको अगर कोई खांसी जुखाम बुखार हुआ तो शाम तक मुझे भी खांसी जुखाम बुखार हो जाना, भले ही वो फ्लोर अलग ऊपर रह रहे हैं, मैं ग्राउंड पे रहता था। तो ऐसा हम लोगों का एक बॉन्डिंग हो गई, शरीर की भी आत्मा की भी। तो ये कुछ प्रकृति का है खेला। हम तो इसको यही मानते हैं कि ईश्वर ने हम लोगों को शायद इसी निमित्त भेजा था। और इस तरीके के इंसान बड़े बिरले होते हैं जो कि कला के साथ साथ व्यवहारिकता जो उनकी थी, व्यवहार कुशल, याद उनकी इतनी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि 25 साल भी बाद मिलें तो नाम से बुलाते थे। तो ये सारी गुण उनको विशेष रूप से ईश्वर ने दिया था। और चूंकि मैं इसलिए अपने मेमोरी के ज़्यादा खर्चा नहीं करता था कि भैया को तो याद ही है। कोई मिलता था तो पंडित जी पहचाने तो हम भैया की तरफ देखते थे, अरे यार अजीत सिंह। हमने कहा हाँ अजीत भाई। तो ये सब भी चलता था और बहुत मिस करते हैं उनको। तो स्टेज पे बंदिशों में भी ये होता होगा, कभी आप कुछ भूल जाएं तो आपको पता है कि भैया संभाल लेंगे? हाँ, नहीं स्टेज पे तो वो बड़ा मेरे साथ में वो कलाकारी करते थे। कलाकारी इन द सेंस ये करते थे कि जो राग मैं कभी घर में भी नहीं गाया हूँ वही राग स्टेज पे गाएंगे। अब ये तुम सोचो कि बंदिश भी याद नहीं है, उसका चलन वलन थोड़ा सा रेफरेंस है। अब वो कलकत्ते में एक बार क्या हुआ कि मल्हार फेस्टिवल में हम लोग जा रहे थे, तो वहाँ पे मियाँ मल्हार का प्रैक्टिस हो गया, ग्रीन रूम में सब कुछ हो गया।
तो हम दिमाग में भाई कोई चीज़ हो गया ना कि बस गया कि अब मियाँ मल्हार गाना है स्टेज पे, तो उस मिजाज से मैं मियाँ मल्हार के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा गाया बजाया राग था। स्टेज पे गए तो जब कर्टन खुला तो सामने बड़े सारे कलाकार, पूरे कलकत्ता के कलाकार बैठे हुए हैं। तो धीरे से हमसे कान में बोल रहे हैं गौड़ मल्हार गाते हैं। अब गौड़ मल्हार गाते हैं मेरे लिए तो इतना शॉकिंग था। भाई गौड़ मल्हार हल्का सा रेफरेंस था, लेकिन मुझे उसका पूरा स्ट्रक्चर वगैरह, बंदिश वगैरह दिमाग में ही नहीं आ रहा, एकदम शून्य हो गया मैं। तो हम बोले अरे वो ठीक है मियाँ मल्हार। बोले कि अरे यार देख रहे हो सामने कौन कौन बैठे हुए हैं, सब गौड़ मल्हार गाते हैं। उन्होंने कहा हमारे लिए, बोले गा लोगे तुम। और वो ऋचा तुम विश्वास नहीं करोगे, जीवन का बेस्ट गौड़ मल्हार हुआ। हमें भी पता नहीं चला कि मुझे कैसे सारी बंदिशें वहीं याद हो गई, मैं कैसे गा गया। 2 घंटा हम लोग गौड़ मल्हार गाए। तो इस तरीके का वो चैलेंज लेते थे। और एकमात्र आर्टिस्ट हमने देखा कि कभी कोई राग पहले से सोच के नहीं गाए। अच्छा। हाँ, ऑडियंस में जाके ये क्या गाएं यार, तो 2 लोग बगल में बैठे हैं, पंडित जी ये राग सुने हुए बहुत दिन हो गया, चलो यही मिला लेते हैं। माय गॉड। रेडियो में तो लिख के आता था कि 8-10 से आपको भैरव गाना है, 11-10 से आपको वो तोड़ी गाना है। वहाँ गए 8-10 लोग मिल गए। पंडित जी भटियार सुने बहुत दिन हो गया, चलो भटियार गा लेते हैं। तो इस तरीके का चैलेंज वो लेते थे और आज वही नतीजा मेरे साथ हो गया है। अब आप वो करने लगे? हाँ, अब मैं मतलब सोचता ही नहीं हूँ। ये परेशान रहते हैं स्वरांश, पापा क्या गाएंगे क्या गाएंगे। हम बोले यार चलो वहीं देखते हैं क्या गाएंगे। जो वो किया करते थे वो अब आप करने लगे? हाँ, कोशिश होती है और वही आके गाते हैं। मुझे तो ये विश्वास है कि मेरे भीतर तुम गाते हो, सुन लो तुम अपना ये स्वर। क्या बात है, मैं इमोशनल ना हो जाऊं, मुझे लगे। ये सत्य बात है, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं उनको स्मरण करता हूँ ना, हम बोलते हैं कि भैया आके गा लो, तो आके गाते हैं। वो आते हैं, उपस्थित होते हैं, गाते हैं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये तो गुरुजी सारी दुनिया जानती है आप दोनों का रिश्ता, मतलब कैसा, मतलब हर कोई आप लोगों को राम लक्ष्मण, संगीत की दुनिया के राम लक्ष्मण कहे जाते हैं आप। लेकिन अगर वापस बचपन में जाऊं, मैं आपको बीच बीच में ना बनारस ले जाती रहूंगी जरूर। तो बचपन में तो मार पीट भाइयों में, भाई बहनों में, सब में होती, तो वो तब, या आप शुरू से आपके लिए वो एकदम गुरु तुल्य थे या बचपन में भाई होना? नहीं, बचपन में भाई थे, बात तक वो भाई थे। अच्छा। लेकिन वो होता क्या था कि उन्हें पिक्चर देखने का बहुत शौक था, फिल्म। हाँ। तो अच्छा उस जमाने में दारा सिंह किंग कांग की फिल्म उनको बहुत पसंद आती थी, या शम्मी कपूर की फिल्म। तो एक जिक्र याद आ गया, बताते हैं। एक बार वो शम्मी कपूर की फिल्म देख के आए, जंगली। अब उनको ये लगा कि यार क्या सीन है, वो बर्फ़ से जो स्कीट करते हैं। तो हमारे घर में तखत था, बहुत बड़े बड़े तखत थे। उस तखत को उन्होंने 2-4 लोगों के मदद से उसको दीवार पे ऐसे खड़ा किया, 2 तखत को ऐसे जोड़ा, इंक्लाइन। हाँ क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो सब उनके अपने दोस्त यार, जब उनके हम उम्र के थे और हमारे वाले छोटे वाले भी थे। और ऊपर से मेरी मदर का जो पॉन्ड्स का पाउडर टेल्कम डिब्बा था, वो ले आके उस पर डाले। अब उस पर डाल रहे हैं तो सब स्लिप होकर नीचे गिर रहा है। तो फिर पानी छिड़क के उस पर जैसे आइस जमाते हैं, वैसे सफ़ेद 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 पैचेज जमाए गए। अब वो दिमाग देखिए। अब वो सब करने के बाद, तो पहले के ज़माने में ना खूंटियाँ हुआ करती थी कपड़े उपड़े टांगने के लिए। तो तखत के पास में 2-3 खूंटियाँ थीं। तो उस खूंटी पर से चढ़ के आप वहाँ से स्कीट करिए और गाना गाते थे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, चाहे कोई मुझे। तो अब हम लोग बच्चे लोग अपना दाएं दाएं स्लिप कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है भाई, स्कीट कर रहे हैं। एक बार अपना 4-5वीं बार में मैं गिरा और मेरा सर फट गया, यहाँ अभी भी स्टिच का एक छोटा दाग है। तो मैं लगा रोने, चीखने, चिल्लाने लगा। तब तक मेरी मदर आई, हाथ में बेलन था उनके, तो दे दनादन राजन भैया को 2-4 मिला। तो इस तरीके की शैतानियाँ बहुत करते थे। बहुत ही मतलब मस्त मलंग आदमी थे वो। बचपन से ही उनका बहुत वो था। कैरम बोर्ड पे राम सीता जानकी का झांकी निकाल रहे हैं। अब कैरम बोर्ड में कितना जान होगा। हाँ।
अब हम लोग 4-4, 5-5 साल, 6-6 साल के बच्चे को कैरम बोर्ड पे और 2 बांस बांध के और उसको कंधे पे रख के, जैसे कि वो ये निकल रहा है, कौन सा वाहन था ना, पुष्पक विमान। पुष्पक विमान निकल रहा है, उसमें बैठा के 2 कदम चले तो कैरम बोर्ड का फट गया सब। अब हम लोग नीचे दाएं गिर रहे हैं। अब ये सब खुरापात। अच्छा, मेरे अंदर भी था, रामलीला का इफेक्ट बहुत पड़ता था मेरे ऊपर। मैं डायलॉग वालॉग ऐसे चीख चीख के बोलता था। तो लक्ष्मण जी को जब तीर लग गया था, मेघनाथ ने मारा था, तो राम जी का विलाप, तो वो सब देख के आता था, तो वो था। फिर एक बहुत जोरदार असर हुआ, लंका दहन देखा हमने रामलीला में। तो हनुमान जी अपने पूंछ में आग लगा के लंका को जलाते हैं। अब वो इतना बड़ा दिमाग में बैठ गया कि मैं भी एक टॉवेल को रोल करके और उसके पीछे अपना खोस के, और हमारा जो बेडरूम था हमारी मदर का, उसमें कुछ बुक्स वगैरह भी था रखे हुए, कुछ संगीत के भी किताबें थी, पिताजी का लिखा हुआ कुछ डायरी वायरी था। तो मैंने पीछे पूंछ में आग लगाया, जय श्री राम करके अपना कमरा में घूम रहे हैं। क्या उम्र थी आपकी? मेरी उम्र रही होगी 7.5-8 साल। Oh my God। अब वो जय श्री राम के चक्कर में किसी किताब में आग लग गया। अब वो धू धू करके जलने लगा, पूरे कमरे में धुआं ही धुआं। अब धुआं तो मेरे सामने मेरे बड़े गुरुजी का, दादा गुरुजी बड़े रामदास जी का घर है, तो वहाँ हमारी एक बुआ ब्याही हुई थी। वो वहाँ से देखी, अरे अरे देखो आग लग गया, घर में आग लग गया। जब चीखी चिल्लाई तो घर वाले भी दौड़े भागे आए, तो देख रहे हैं अलमारी में आग लगा हुआ है। अब मैं जय श्री राम कर रहा हूँ, जैसे मुझे बड़ी खुशी है कि लंका जल रहा है। बाल्टी से पानी वानी डाल के बुझाया गया, फिर उस पर पढ़ी? हाँ पढ़ती तो बहुत पढ़ती थी। अच्छा, पिटते आप दोनों बहुत थे? हाँ, मतलब बदमाशी करेंगे तो अब पिटाई होगी। अब आज के ज़माने में आप बच्चों को नहीं छू सकते हैं, अमेरिका तो है नहीं, और बनारस हो जाते हैं। मतलब मेरे तक तो रहा है। हाँ, हम भी पिटे, बहुत पिटे। हाँ, मतलब बहुत तो नहीं, एक आध बार तो इनकी भी पिटाई हुई है। मम्मी ज़्यादा, पापा सिर्फ 2 बार। थोड़ा बहुत तो पिटाई होनी भी चाहिए। हाँ, नहीं था। क्योंकि अगर वो नहीं हुई तो याद क्या रहेगा। तो ऐसे ही है, बचपन तो बचपन था, लेकिन हम लोगों ने बचपन को भी जिया और युवा अवस्था को भी जिया और ये पौधा अवस्था को भी जी रहे हैं, वैसे ही खुशी। जीवन इसी का नाम है। जीवन इसी का नाम। गुरुजी, पता है आपके जरिए ना मैं एक उस समय के बनारस की कल्पना करूंगी। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी बनारस का बड़ा सुनते हैं, उस समय का बनारस, बिल्कुल गलियां हैं, लेकिन कल्चरली हमेशा बनारस सांस्कृतिक तौर पर बहुत जीवंत शहर रहा है ना? बहुत जीवंत। आप कलाकारों का ही परिवार था, लेकिन उस समय कलाकारों के परिवारों की जैसे आर्थिक स्थिति कैसी हुआ करती थी? नॉर्मल, या मतलब बहुत पैसा तो नहीं होता होगा? नहीं, कैसा? बस खाते कमाते थे, उनको उससे ज्यादा की इच्छा भी नहीं थी शायद ना। उनका कहना ही ये था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप न भूखा रहिए, ना अतिथि न भूखा जाए, या साधु न भूखा जाए। तो उनकी इच्छाएं ऐसी नहीं थी। उनको कोई मतलब ग्लैमर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। हमारे पिताजी को तानसेन अवार्ड मिला तो बहुत सारे पेपर में फ्रंट पेज पे न्यूज आ गया, तो हम लोगों को तो बड़ी खुशी हुई। पिताजी के पास आए, बोले ठीक है यार, रखो, तुम देखो, हमको तो मिल गया, अब हम क्या देखें, बताइए। तो पेपर देखना, ये सब करना, अच्छा वो स्वभावतः हम लोगों के अंदर में भी आ गया। दिल्ली 50 साल हो गया रहते हुए, कभी भी पेज 3 वाले पर्सन बनने का ख्वाहिश नहीं रहा। तुम तो देख रही हो आज कितने वर्षों से, तुमसे सबसे पहली मुलाकात हुई थी झांसी में, स्पीक मैके के, मैं कॉलेज में थी शायद तब। उस समय कॉलेज में थी। हम लोग को ले आके फूल दी तुमने, आपको याद है? अरे वो याद भी है, शायद फोटो भी है मेरे पास। अच्छा। तो बस सेवा भाव है और संगीत को सच्चे मन से करने का एक पिताजी ने हमारे एक कैप्सूल डाल दिया हम लोग के अंदर में कि ये मत सोचना कि ये छोटा प्रोग्राम है। हर प्रोग्राम तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रोग्राम होना चाहिए। तो अपना जो सर्वश्रेष्ठ है वो देने का प्रयत्न करना। तो हम लोग मंदिरों में गाए बचपन में, तो सब शुरुआत आपकी संकट मोचन से हुई थी ना? अरे उसके पहले और भी मंदिर है। अच्छा। वहाँ पे नरसिंह बाबा का एक मंदिर था, सत्यनारायण मंदिर था, पुराना विश्वनाथ मंदिर था,
बड़े गणेश मंदिर था। तो वहाँ हर 15-20 दिन में किसी न किसी भगवान का श्रृंगार हो, तो वहाँ कलाकार लोग जाते थे। तो वैसे हाजिरी 7-8 साल की उम्र से हमारी शुरू हो गई। भैया सीखना कब 12-13 से साल। शुरू किया? हाँ, तो सीख कब से रहे थे? 4 साल? 5 साल। ओह, 5 साल में गंडा बंधन हुआ, उसके 4 साल 3 साल से तो बंदिश। जैसे माँ हमारे सोती थी बीच में, हम दोनों भाई अगल बगल, तो सुबह सुबह वो भैरव हमारे गुरुजी की एक रचना सुने है। जो आपने सबसे शुरू में बचपन की सबसे सीखी हाँ, हुई। पहली बंदिश जो है वो भी माँ से। हाँ। अच्छा, माँ से बताइए। हाँ, तो चूंकि पिताजी तो थे ही और घर में हर समय संगीत माहौल ही होता है। संगीत चलता था। तो वो बंदिश थी, ना रे ना आ ना रे मोहन जागो भोर भैलवा, मोहन जागो भोर भैलवा, अब काहे मैं नाल सिलवा, मोहन जागो भो। अब उसमें देखो, अब क्यों नैना को अलसाए हो, अब उठ जाओ। तो हमारे घर के पास में कबीरदास जी का मंदिर है, तो वहाँ 4:30 बजे का एक बेल बजता था और 5 बजे का बेल बजता था। तो उसके बाद वहाँ आरती होती थी। तो ठीक 5 बजे हम लोगों को उठा दिया जाता था। अब उस समय नैना अलसाए हुए हैं, भाई इधर कर रहे हैं, हम इधर कर रहे हैं, तब तक वो शुरू हो जाती थी, मोहन जागो भोर भैलवा। तो इस तरीके से हम लोगों का जीवन का लालन पालन, हमारे माता पिता, हमारे चाचा चाची, हमारी दादी, मतलब इतना केयर किया है उन लोगों ने कि बता नहीं सकते हैं। हमारी दादी इतना प्यार करती थी, तुम सोचो कि उस जमाने में हम लोगों को अपटन लगाया जाता था। अपटन तुम जानती होगी, बेसन और हल्दी का। बेसन हल्दी, उसमें बादाम और चिरौंजी ये सब पीस के अपटन लगाया जाता था। और वो देखिए ना, उसका असर अभी तक दिख रहा है आपकी त्वचा से, आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। और मतलब बादाम, सवेरे 11 बादाम घिस के मदर रखती थी, शहद में मिला के चाटते थे। फिर हम लोगों को 200-200 ग्राम का मक्खन, देसी मक्खन लड्डू आता है बनारस में। अच्छा। बहुत लाइट वेट होता है, उस पर चीनी छिड़क के तो हम लोगों को मिलता था। आधा किलो दूध पीना पड़ता था, क्योंकि 4-5 घंटे का गाना है। तो सवेरे का रूटीन यही था कि 5 बजे उठा दिए जाते थे, 5:30 से लेके 7:30 बजे तक गाते थे पिताजी के निगरानी में। और उसके बाद में 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में आप तुरंत तैयार होइए, स्कूल जाइए। और फिर स्कूल से दोपहर में आ जाते थे 2 बजे, खाना खाइए, सो जाइए। 4 बजे से फिर मुल्तानी शुरू कर दीजिए, मधुवंती शुरू कर दीजिए, पटदीप शुरू कर दीजिए। तो 4 से 6, 6:30, फिर उसके बाद आप रेस्ट करिए। फिर उसके बाद रात में पिताजी बैठते थे 8 बजे से लेके 10:30, 11 बजे तक। तो पार्ट में 8 घंटे का, 6 घंटे का तो रियाज तो चाहिए ही। अगर जीवन में इतना भी नहीं किया तो क्या हुआ। पंडित भीमसेन जोशी जी 16 घंटे रियाज करते अब ये लोग करते हैं, अगली पीढ़ी? नहीं जी। ये लोग भैया कुछ भगवान की तरफ से लेके आए हैं। हम लोग मेहनत करके पाए हैं, ये लोग बिना मेहनत के ही कमा लेते हैं। गुरुजी, इनके कान अच्छे हैं, कान अच्छे। हम लोगों से ज़्यादा। नहीं, मैं इस मैटर में तो खैर मैं बोलूँगा कि ये तो खाली सिर्फ आशीर्वाद और प्रेम है जिसकी वजह से चल रहा है। वरना मेरी ज़िंदगी का मैक्सिमम रियाज, वो सोच, आप जानती हैं मैं पहले राइटर और कंपोज़र। अच्छा, एक विजन भी इस तरीके का था क्योंकि कि घर पे और गाना हो रहा है तो तुम थोड़ा म्यूज़िक डायरेक्शन के तरफ करो। मेरा इंटरेस्ट भी था, मुझे अच्छा लगता था लिखना, लेकिन मोहब्बत बढ़ी रही है संगीत से शुरू से। और एज अ फ़ैन, एज अ बेटा या एज अ शिष्य बहुत कम मैंने
नाना को भी देखा और पिताजी लोगों को भी देखा। एज अ फैन मैंने बड़ा देखा, जब भी पापा लोग गा रहे हैं, जब भी प्रोग्राम हो रहा है, बैठे हैं बस उसका आनंद ले रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन का आनंद ले रहे हैं, कहाँ है, कहाँ घूम रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि आर्टिस्ट हमें एंटरटेन करने के लिए गा रहा है, लेकिन ये आर्टिस्ट तो अपनी ही मौज में लगा हुआ है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए और उसी के असर की वजह से थोड़ा बहुत जो भी मैं कर पाता हूँ। अच्छा ऑब्जर्वेशन, हाँ, सुनना कितना जरूरी है। ऑब्जर्वेशन अच्छा हो तो वो बहुत जल्दी ऑब्जर्वेशन का तो पापा सबसे मॉनिटर है हमारे, क्योंकि वो बताएंगे कि जब दादाजी रियाज कराते थे तो बड़े पिताजी को ज़्यादा गवाते थे, और जब सुर लगाएं, आप प्लीज़ बताएं। हाँ, ये भी कहानी है। बचपन में एक तो मैं खेल रहा हूँ स्कूल के ग्राउंड में, वहाँ एक आदमी आए लंबे चौड़े अपने पड़ोसी, चलो पिताजी बुला रहे हैं। हम बोले नहीं, हम खेल रहे हैं। बोले बुला रहे हैं, तो पिताजी बोले थे ऐसे नहीं आएगा तो कान पकड़ के ले आना। अच्छा, वो क्या कान पकड़ के कान से ही उठा के ले आए। अब मैं इतना बड़ा सा, मेरा शाम तक में कान ऐसे फूल के ऐसा हो गया। मेरी दादी बहुत चीखी चिल्लाई। अच्छा, अब आ गए, बैठ गए। अब भैया गा रहे हैं तो भैया बैठाए हो गाने के लिए, तो मैं भी एंटर हो रहा हूँ गाने के लिए। सुनो बेटा, सुनो, धीरज रखो, सुनो। अब सुनो। अब उस समय मन में इतना क्रोध आता था कि एक तो कान से पकड़ के उठा लाए गए, और ऊपर से जब गाने लग रहे हैं तो रुको, सुनो, ध्यान से देखो। तो उस समय बहुत तकलीफ होता था मन को कि हमेशा रोक दिया जाए। अब बीच बीच गाने के बीच में, हाँ चलो एक तान मार दो तो। अच्छा, अब ऑल ऑफ सडन मतलब अब चलो उन्हीं की कृपा थी, तान आ जाए, वाह वाह, खुश रहो, जीते रहो, बस सुनो बेटा। तो उस समय बुरा लगता था, लेकिन अब ये समझ में आया कि अगर सुनना भी आपको आ जाए तो आपकी पूरी तालीम हो जाती है। क्या बात है। हम लोग को 2 घंटा गाना गवाते थे और 1 से 1.5 घंटा लेक्चर देते थे पिताजी, और हर बुजुर्गों के बारे में बताते थे कि बेटा आय हाय हाय हाय, फैयाज खां साहब ऐसे सुर लगा दिए तो लगे कि रोशनी हो गया। हाँ, अरे पटवर्धन जी इस जमीन पे तराना गा रहे हैं, अरे ये फलाना, मतलब हमेशा किसी न किसी का Appreciate करना। और हाँ, पंडित बड़े रामदास जी तान मार रहे हैं तो लग रहा है कि चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं। अब उनको हम देखे तो नहीं है, लेकिन वो हमको अपने आँख से कह के दिखलाते थे। क्या बात है। हर आर्टिस्टों को उन्होंने दिखलाया। हाँ, हम लोग भाग्यशाली रहे, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी को देखने का सौभाग्य मिला, अपने बड़े गुलाम अली खां साहब, नजाकत सलामत खां साहब, इन लोगों को मिलना, इन लोगों को देखना, उनका आशीर्वाद मिलना। पंडित रविशंकर जी अब यहाँ दिल्ली आते थे तो अपने घर बुलाते थे। उनकी तो आपके साथ को बैठ की जमती थी। हाँ, तो वो 1 घंटे हम लोगों को अपने साथ कमरे में ले जाते थे, अंदर ले जाके चलो जोक सुनाओ। बनारसी जोक्स। बनारसी जोक्स। और तो हम लोग कुछ ऐसे ही वेजिटेरियंस जोक ये सब करते, बोले बढ़िया वाला जोक सुनाओ ना, बढ़िया। तो इतने सहज थे पंडित जी भी, और चूंकि उनका जन्म स्थान बनारस था तो वो 2 ही शब्द सही बोलते थे बनारसी में, का हो, का हालचाल हो बनारस का, सब ठीक हो। बनारस को बहुत मिस करते थे। बहुत मिस करते थे। तो ऐसे लोगों का सानिध्य, उस्ताद अली अकबर खां साहब का, विलायत खां साहब का बहुत सानिध्य मिला हम लोगों को, बिरजू महाराज जी का मिला, पंडित भीमसेन जोशी जी का, जसराज जी का मिला। तो ऐसे लोगों का सानिध्य मिलना भी अपने आप में बहुत भाग्य की बात, ब्लेसिंग्स। गुरुजी, बनारस पे अगर मैं कहूँ, आज की स्वरांश बच्चों पे जरा से कहते थे ना, वो पीयर प्रेशर, हर बात में प्रेशर, अरे बच्चे पे बहुत प्रेशर आ गया। मैं सोचती हूँ जो बच्चा, मतलब आप लोग सिर्फ अपने परिवार के संगीतकारों को तो छोड़िए, कबीर चौरा पूरा भरा बनारस, तो इधर देखो तो गिरजा देवी, रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, मतलब मुझे लगता है कि बनारस के बच्चों पे उस समय कितना प्रेशर होता होगा कि क्या करना है जीवन में, इतने सब कलाकारों के बीच। देखो क्या था, गुरु होता है ना, तो वो कभी प्रेशर नहीं बनने दिया। अब हमारे जो दादा गुरु थे पंडित बड़े रामदास जी, गायनाचार्य जी, क्या सीख दे गए कि किसी को सुनने जाओ तो विद्यार्थी बन के जाओ, ताकि कुछ ले सको। और तुम गाने बैठो तो तुम्हारे सामने तुम्हारे उस्ताद भी बैठे हो तो उनको विद्यार्थी समझो, अपने आप को उस समय उस्ताद समझो। क्या बात है, वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब स्टेज पे बैठे हम लोग, कितना ऐसा अवसर हुआ, सामने विलायत खां साहब, अमजद भाई,
अपने भीमसेन जी, जसराज जी। जब हम लोग 74 में पहली बार सवाई गाए तो तुम सोचो कि सामने भीमसेन जी, गंगूबाई हंगल जी, फिरोज दस्तूर जी, हीराबाई बडोदकर जी, जसराज जी, बसंतराव देशपांडे जी, इतने बड़े बड़े नाम सामने बैठे हुए हैं सुनने के और लिए। आप अपने क्या अर्ली 20s में हुए मेरे ख्याल से आपके, है ना? उस समय मेरा 17 साल का उम्र था, 22 साल के भैया। भैया, हाँ। तो ऐसे दिग्गजों के सामने तो पसीने छूट जाएंगे। सही बात है। लेकिन वहाँ गुरु का वाक्य कि ठीक है, जो हमारी साधना है, जो हमको आता है, हम इनके श्री चरणों में प्रस्तुत करेंगे। एप्रिशिएट कर लिए तो हमारा भाग्य है, लेकिन हम इस समय स्टेज के बादशाह हैं। तो उस मिजाज से गाए, तब उन लोगों ने, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। वहाँ स्वाभिमान था, अहंकार नहीं था। और अहंकार को हमारे पिताजी ने बचपन में ही, मतलब हथौड़ी से कूच कूच के अहंकार नाम की चीज़ हम लोगों के अंदर से मिटा दिया। कैसे, क्या कहते थे? ये बोले, बेटा अहंकार कभी मत करना है, हमेशा दुआ में रहना। दुआ लेते रहोगे, दुआ क्या बोलते थे पिताजी वो अम्ब्रेला का काम करेगा। कोई दुश्मन भी तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकेगा ना, अम्ब्रेला से लड़के पत्थर चला जाएगा, अगर दुआ लिए होगे। ऐसी छोटी छोटी बातों से, उदाहरण से उन्होंने हम लोगों के जीवन को सार्थक कर दिया। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको एक मैसेज सुनवाती हूँ। पंडित जी नमस्कार, मैं कबीर चौरा में आपका पड़ोसी हेमंत शर्मा। मुझे देखकर आप अचंभित हो रहे होंगे, पर ऋचा अनिरुद्ध ने मुझसे कहा है कि मैं आपके बचपन की कुछ बात बताऊं पड़ोसी होने के नाते। पर मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, कोई भेद नहीं खोलूंगा जिससे आप असहज हों। काशी की संगीत परंपरा को दुनिया भर में गुजारने वाले पंडित जी हमारे मित्र हैं, यह मेरा सौभाग्य है। पंडित राजन साजन मिश्र की संगीत परंपरा बहुत समृद्ध रही है। काशी में गायकी की 400 साल पुरानी परंपरा के ये प्रतिनिधि हैं। पर काशी और संगीत का ये दुर्भाग्य रहा कि जब ये जोड़ी अपने चरम पर थी, अपने शिखर पर थी, तो कोरोना के क्रूर हाथों ने पंडित राजन जी को हमसे छीन लिया। साजन जी और मेरा रिश्ता कोई 50 बरस पुराना है। मेरे और साजन जी के घर के बीच में एक सड़क थी। हमें संगीत सुनना होता था तो सड़क के उस पार जाना होता था, और साजन जी को पान खाना होता था तो सड़क के इस पार आते थे। साजन जी की यह सहजता और सरलता काशी वासियों को आज भी मिलती है। साजन जी जितने भी बड़े हो गए हों, संगीत में के जिस भी शिखर पर पहुंचे हों, आज भी जब वो अपने को रिचार्ज करने का मन करता है उनका, तो वो काशी जाते हैं और उसी पान और चाय की दुकान पर बैठकर वैसी ही अड़ी लगाते हैं जैसी अपनी शुरुआती दिनों में थी। एक बात और है इस कलाकार की सहजता का। एक बार साजन जी को किसी ने पूछा कि आप तो पद्म भूषण हैं, पीएचडी भी मिली हुई है आपको, तो क्यों नहीं आप अपने नाम के आगे पद्म भूषण डॉक्टर साजन मिश्र लिखते हैं। साजन जी की सरलता और सहजता ये नमूना था कि साजन जी ने उसे तुरंत जवाब दिया कि हमें राजन साजन ही रहेगा। यह सहजता और सरलता ही साजन जी को शिखर पर पहुंचाती है। अब साजन जी के साथ स्वरांश दे रहे हैं। स्वरांश को लंबा सफर तय करना है। मेरी शुभकामनाएं स्वरांश के साथ हैं। स्वरांश आपको अपने परिवार की 400 साल पुरानी संगीत की विरासत संभालना है। मेरी अनंत मंगल कामनाएं आपके साथ। ऋचा जी, इस खूबसूरत कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए आपका आभार, और पंडित जी आपको प्रणाम। वाह, कमाल है। और मजे की बात यह है, सीक्रेट्स निकलवाने की कोशिश की थी, वो उन्होंने कुछ बताया नहीं। एक्चुअली सीक्रेट इनके बड़े भाई के पास था। अच्छा। शरद जो हैं इनसे बड़े, वो मेरे क्लासमेट थे। अच्छा। तो ये हमारे छोटे भाई हैं, मित्र भी हैं, और ऐसा कुछ सीक्रेट था नहीं। अरे आप लोग की बहुत बदमाशी की बातें सुनी है मैंने। बस बदमाशी तो देखो क्या है कि थोड़ी बहुत होनी चाहिए ना, बैलेंस। अपना एक अच्छाई और बुराई दोनों होनी चाहिए इंसान के अंदर में।
तो ऐसा हम लोग कुछ गंदगी वाली कुछ भावनाएं ऐसा कुछ नहीं, हाँ मौज मस्ती करते थे। और चूंकि स्कूल बगल में था, कॉलेज भी डीएवी डिग्री कॉलेज बगल में था, तो कहा जाता है ना मोहल्ले का डॉग भी जो है शेर की तरह दहाड़ता है। तो हम लोग भी वैसे ही दहाड़ते थे, लेकिन ऐसी कोई बदमाशियां नहीं थी। पिताजी हाँ, अपने एंगर स्ट्रिक के लिए काफी पॉपुलर हाँ, थे। गुस्सा। हाँ लिटरली कि दो लड़के अगर मुझसे पंगे ले रहे हैं तो तीसरा आके बोल रहा है कि अरे चचा का लड़का हूँ मैं। अच्छा, मुझे बोल रहे हैं कि वो चचा के लड़के हैं, तुम जानते नहीं हो पंडित, मतलब वो तो दबदबा बड़ा बना रहता था। बट सुरांश एक बात बताओ, सिर्फ आपसे ही नहीं, चाहे रितेश रजनीश हो गए, मैं तो कहती हूँ अनुष्का हो गई, अमान अयान हो गए, राहुल हो गए, सब बच्चे, आप छठी पीढ़ी हुए? हाँ, है ना, sixth छठी। generation। कितना प्रेशर होता है अपने माता पिता, अगर आपके कोई बहुत देश दुनिया के जाने माने शास्त्रीय कलाकार हों, आपके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर कितना होता है? देखिए वो तो जाहिर सी बातें हो गई। अब एक इसका बड़ा सुंदर वाक्य ये कि स्कूल में हमेशा, मैं बड़ा शॉर्ट में इसको बताता हूँ कि मुझे हमेशा मेरे मित्रगण और सब लोग बोलते थे, क्योंकि पिता नाना ऐसे हैं, सब लोग दिख नाना ही जी रहे भी हैं। आपके तो बिरजू महाराज जी। महाराज जी तो पोस्टर्स लगे हैं, बैनर लगे हुए हैं, न्यूज़पेपर में छप रहे हैं, भाई उनका बेटा स्कूल में पढ़ रहा है। तो मेरे दोस्त यार हमेशा बोलते थे तेरा तो आसान है भाई, तुम्हारे को तो मिला हुआ है, प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, तुम तो जैसे स्कूल से निकले तुम्हारा तो हो गया काम धंधा चालू। अब मैं भी इस बात को सोचता था, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर हो गया। उसमें चक्कर क्या है कि आपकी बुद्धि और आपका मन आपका साथ न दे तो आप कभी भी इस गद्दी के वारिस या आगे इसको ले जाने वाली पीढ़ी नहीं बन सकते। आपको वहाँ पे परफॉर्म करना है। मेरे दोस्त यार तो बैठ गए अपने बिजनेस के उसमें धंधे पे बैठ गए, उन रजिस्टर खोल लिया, उन अपने पिता से सीख लिया कि कहाँ से क्या ऑर्डर लेना है, ये सारी चीज़ें। यहाँ तो ऑर्डर आपको खुद ही परफॉर्म करना है। आप मानेंगे नहीं, मैं भी, क्योंकि शुरू से मेरा कॉम्पोजिशन में ज़्यादा ध्यान रहा तो बहुत राग नहीं। आज भी मैं क्या करता हूँ कि जब पापा फाइनल डिसाइड हो जाते हैं तो मैं गूगल खोल के उस राग का वादी संवादी देख लेता हूँ। अब वो देखने का उसका मैटर गूगल वाली पीढ़ी आ गई। नहीं, उसका मैटर क्या है, क्योंकि शुद्धता, उस राग की शुद्धता और कहाँ किस तमीज़ से आप उस राग को पेश करेंगे, वो पापा लोगों ने इतना बड़ा स्टैंडर्ड उसका सेट किया हुआ है कि अगर कोई एब्रप्ट अवरोह या आरोह का राग है जिसमें वक्र चाल चल रहा है, सामा गपा चल रहा है, तो वो सागा मपा आप नहीं कर सकते। अब सानी ध म प ध ग म ग रे सा बागेश्री का आना है, यहाँ पे आके थोड़ा सा एक प्रेशर फील होता है, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा प्राउड फील होता है। आज आप लोगों का गाना सुने तो मुझे जो सबसे खास बात लगती है कि गाना एक ही समय पे एंटरटेनिंग भी है, कमर्शियल भी है, स्पिरिचुअल भी है। ये आप कैसे हासिल कर लेते हैं? तान सरगम भी वहीं अपने जगह पे, शांति भी अपने जगह पे है, उसकी स्पिरिचुअलिटी भी अपने जगह पे है। उसमें ये परफॉर्मेंस जो है ऑडियंस के लिए या कलाकार द्वारा हो ही नहीं रहा है, ये ईश्वर का काम हो रहा है। वो एक से कैसे कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन बैठाने का जो है वो जिम्मेदारी जरूर महसूस होती है। पर गुरुजी आपको लगता है क्या कि ये समाज थोड़ा अनफेयर हो जाता है अगर रितेश रजनीश और सुरांश की बराबरी हमेशा राजन साजन से की जाए, अनुष्का के सितार की बराबरी हमेशा, अरे वो रविशंकर वाली बात नहीं, ये आप हमेशा सुनेंगे, एक हमेशा होता है। अमान अयान बहुत दुखद है, दुखद है ना, और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इंसान अकेला पैदा हुआ है, अकेले मरेगा। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि अमजद अली खां अमान में आ जाएंगे या अयान में आ जाएंगे? आ ही नहीं सकते। हाफिज़ अली खां साहब अमजद अली खां साहब के अंदर नहीं आए। अपना स्वयं का क्रिएशन करता आदमी, ये सेल्फ एक्सप्रेशंस की बातें हैं। आप जो भी गाते बजाते हो, तालीम आपकी अलग होती है, शिक्षा अलग होती है, लेकिन आपका एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन क्या है, वो आपके संगीत में दिखता है। आज इतना अच्छा अमान अयान है, अनुष्का है, मतलब कोई भी जो भी इतने बड़े बड़े लीजेंड के बच्चे हैं, रितेश रजनीश हैं, क्यों आप कंपेयर कर रहे हो राजन साजन से? तालीम तो दिखेगा कि भाई यहाँ राजन साजन मिश्रा इस तरीके से रागों का बढ़त करते थे, वो तो दिखना ही चाहिए, हर शिष्य में दिखना चाहिए। लेकिन उनका वॉइस कल्चर अलग है, राजन मिश्रा का वॉइस कल्चर अलग है, राजन मिश्रा का ईयर सेंस अलग था, तुम्हारा ईयर सेंस अलग है, तो क्यों कंपेयर क्यों करते हो? बड़े गुलाम अली खां साहब से कंपेयर मुनव्वर अली खां साहब,
इसी में बेचारे, जबकि इतने बड़े विद्वान गुणी कलाकार थे वो और बहुत अच्छा गाते थे। गुलाम अली खान साहब वाली बात नहीं है। अरे ये भैया बात ये नहीं है, बड़ा हाँ, नहीं, वो unfair है। ढूंढने की ये जब unfair खुशबू है। अलग है तो फिर अच्छा, अब ये इसका बिल्कुल उलट सवाल आपसे पूछती हूँ मैं। एक हो गया कि ये बच्चों के ऊपर बड़ा प्रेशर है, दूसरा जो हम बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात करते हैं वो कभी कभी वो क्लासिकल की दुनिया में भी उठती है कि शागिर्द तो बहुत सारे होते हैं लेकिन राइज ज्यादातर सारे कलाकारों का बच्चा ज्यादा कर जाता है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, देखो राइज इसलिए कर जाता है क्योंकि एक तो वो उसके खून में है, फादर के तरफ से वो गिफ्ट मिला हुआ है, दादा परदादा का गिफ्ट मिला हुआ है। दूसरी बात ये है कि घर के बच्चों का ऑब्जर्वेशन, तुम बिलीव नहीं करोगी, हमारे घर में बहुत सारे शिष्य, कम से कम 8-10 शिष्य जो हैं वो डेली 5-6 घंटा गुरुजी रियाज करवाते थे, राजन भैया। अच्छा। हाँ, और सिखाने का उनको भी बहुत शौक था और 5 घंटा 4 घंटा से नीचे किसी को सिखाते नहीं थे। रितेश रजनीश को कभी बैठा के सिखाते हुए हमने नहीं देखा, स्वरांश को बैठा के सिखाते हुए नहीं देखा। अच्छा। बट दूसरों को सिखा रहे हैं लेकिन इनके कान में वो शिक्षा जा रही है और ये नीचे बैठ के वो शिक्षा को ले रहे हैं, वो सामने बैठ के वो शिक्षा को नहीं ले पा रहे हैं। फर्क ये हो जाता है। बहुत अच्छे शिष्य हैं हमारे, बहुत अच्छे गा बजा रहे हैं आज ईश्वर की कृपा से। पहला तो क्या है कि आपका वैसा दिल होना चाहिए। मेरे पिताजी बोलते थे, बेटा ये प्रार्थना है, अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को रिझाने की प्रार्थना है जो आप सस्वर कर रहे हैं। क्या बात। और ये बातें हम अपने शिष्य को भी बताते हैं, अपने बच्चों को भी बताते हैं और शिष्य को ज़्यादा बताते हैं। और घर में इसलिए रहेगा क्यों, अब हम लोगों के यहाँ तो ये है कि समाज में ऐसी दृष्टि है, हमारी संगीत वाले ही घर में शादी होगी। अब परंपरा बदल गई, तो हमारी वाइफ आई तो वो भी संगीत परिवार से आई, हमारी मदर आई तो वो भी संगीत परिवार से आई, तो वो तो प्लस थोड़ा होता ही गया ना। वो बहुत मतलब जेनेटिक्स आप कहते हैं कि वो मैटर जेनेटिक्स, करते हैं। हाँ। अब रहा बात ये कि आप अगर शिष्य ये शिकायत करता है तो गुरु को दुख होता है। गुरु तो पूरी परिश्रम के साथ में तुमको दे रहा है। आपको अगर कोई बंदिश सीखनी है तो गुरु के पास आके सीखिए। आप रिकॉर्ड से सुन के बंदिश, हमारा कंपोजिशन गाएंगे तो उसमें हृदय भाव नहीं आएगा, हमारे एक्सप्रेशंस उसमें कैसे देखोगे तुम? तो ये फर्क हो जाता है। और लोग तो कहने की बातें तो हजारों बातें हैं, कुछ तो लोग कहेंगे। आज पापा लोगों का भी जो गाना है, जो पापा बोल रहे हैं कि मतलब सबका अपना खुशबू है, सारी चीज़ें, ये हमें थोड़ा गिफ्ट एज अ घर का सदस्य मिल जाता है कि हम इस बात को देखते रहते हैं कि कैसे हमारे गुरु पिता ने अपने साउंड को फिगर आउट किया। हालांकि वो इंस्पिरेशन बहुत सारे कलाकारों से आ रही है। बड़े पिताजी आमिर खान साहब से काफ़ी, लेकिन दादाजी से उन्होंने लिया, बड़े रामदास जी से लिया, सबसे लिया, लेकिन उसको सब कुछ को लेके अपना साउंड कैसा उन्होंने बनाया, टाइमिंग क्या बनाई, शब्द कहाँ गिराया। ख्याल में भी वो इतने सतर्क रहते थे कि अगर कोई एक वर्ड है तो वो शब्द कहाँ कौन से सुर पे गिरेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें फिगर आउट करने के लिए नज़र हमको मिल गई बच्चों को। यहाँ थोड़ा शिष्य रह जाते हैं। और मुझे लगता है वो जब घर में जब आप 24 घंटे रहते हो तो वही माहौल होता होगा, वही बातचीत, गाना कर्म की बजाना, विद्या है ऋचा जी। गुनगुनाना। मैं बता रहा हूँ, हमेशा पापा हमेशा बोलते रहते हैं कि बेटा जो ज़्यादा करेगा उसी को मिलेगा। तुम ये मत समझना कि तुम मेरे बेटे हो तो तुम वारिस होगे और तुम ही लेके जाओगे आगे। सच बात। ये भी उतारने का एक तरीका है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये सीधा आके बोलते हैं, कहते तुमसे बहुत फला, कितने सब यंगस्टर्स गा रहे हैं, देखो तान सरगम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो मिल रहे हैं उनको। बिल्कुल, जो शिष्य हैं वो भी पुत्रवत हैं, जो शिष्याएं वो पुत्रीवत है। तो उस भाव से गुरु तो सबके लिए समान होता है। अब आपका पात्र कितना बड़ा है, ये आप उसके कोई बर्तन है, अगर उसको हम अच्छे ढंग से बिल्कुल मांजेंगे, सफाई करेंगे तो उसमें एक चमक पैदा होगा। तो अगर आपको अपने अंदर में चमक पैदा करना है और लॉन्ग लास्टिंग चमक रहनी चाहिए तो उसके लिए तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और हमेशा लोग तारीफ ही करते हैं, बुराई करने वाले गुरु होते तो होता है घर जाके कभी कि क्या क्या गाया बेकार। हाँ, नहीं मतलब जिस दिन ठीक नहीं गाते हैं उस दिन उनको
इनडायरेक्टली थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा भी नहीं करना है कि वो शॉक्ड हो जाएं, लेकिन उनको समझ में आ जाता है एक्सप्रेशन से। अच्छा, आप हमेशा राजन जी से थोड़ा सा पीछे रहे, आपने हमेशा एक हाँ, है ना नहीं, छाया में रहना आपने हमेशा एक स्वीकार बिल्कुल, किया। हाँ नहीं, मतलब घुटने से घुटना मिला के कभी नहीं बैठे, उनसे एक कदम पीछे चले, जबकि फ्रेंडली थे हम लोग। साथ में फिल्म देखने से लेके कोई भी कैसा भी शो है अमेरिका में, जुबली शो है, फलाना जमकाना, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से उन्होंने मुझे दर्शन न करवाए हों। और बोलते थे एंजॉय करो, जीवन है ये जीवन, बहुत मनुष्य का जीवन एक ही बार मिला है, पता नहीं आगे का क्या है, तो उसको पूरा जियो और जी के उसमें से कुछ सीख लो। तो बनारस का गाना हो गया, बजाना हो गया, खाना बनारसी खाने का भी एक अपना मज़ा है, और ख़ास करके बेसिकली मतलब वहाँ का दाल चावल रोटी सब्जी जो है, एक इस मौसम में निमोना बनता है, मटर का निमोना। अच्छा, तो ये सब बहुत, बनारस का चाट, तो ये सब मैं बहुत। तो वो एक बार नवंबर में मलइयो खाया था, मुझे मलइयो तो खैर बहुत ही फेमस चीज़ है, और ख़ास करके सर्दियों में ही होता है। मलाई की पूरी होती है, मलाई पाग होता है, तो बनारस में खाने पीने का बड़ा शौक़ रहा है। और चूंकि पिताजी को भी शौक़ था खाना खाने का भी, बनाने का भी, तो वो शौक़ थोड़ा मेरे अंदर आ गया। जो कुकिंग सिनेरियो है ये सब आप लोगों का यूएस टूर और जर्मनी और ये हाँ, सब काम आता था। टूर में ना, वहाँ एक बड़ी यादगार चीज बनी। वो घटना। हुआ क्या कि हम लोग वहाँ थे, महर्षि महेश योगी के साथ टूर कर रहे थे, तो 1 महीने का था म्यूजिक फॉर वर्ल्ड पीस टूर, बहुत बड़ा टूर हुआ था 86 में। तो हम लोग अमेरिका और जर्मनी में हम लोगों को टूर करना था। तो जर्मनी में उस समय महर्षि महेश योगी जी के ही उसमें आश्रम में हम लोग ठहरे हुए थे। तो वहाँ जो खाना मिलता था बिल्कुल सात्विक, मतलब सिर्फ हल्दी नमक डाला हुआ, कोई तड़का वड़का कुछ नहीं, एकदम सात्विक खाना। और वैसे ही लौकी का सब्जी, जो भी सब्जी बने, सिर्फ नमक हल्दी। अब हफ्ता भर में तो साहब बनारसी लोगों को घबराहट होने लगी। तो एक दिन उनके भतीजे थे गिरीश वर्मा, उनसे हमने कहा कि भैया थोड़ा हम लोगों को यहाँ से बाहर भी घुमा दीजिए, आए हैं। अच्छा, हॉलैंड और जर्मनी के बॉर्डर पे थे वो, एक फॉलो ड्रॉप करके जगह है, एकदम बॉर्डर है। तो वो ड्राइवर को बोल दिए, हम लोग को ले गया मार्केट। तो वहाँ पे सब्जी मार्केट दिख गया मुझे, मैंने रुकवाया उसको और रोक के अपना चला गया, और जाके वहाँ से प्याज लहसुन अदरक हरा मिर्च खरीदा और ख़रीद के उसको छुपा उपा के ले आया। अब आया साहब, तो जब खाने का समय हुआ तो हमने कहा, महाराज जो थे वहाँ खाना बनाने वाले, हमने कहा महाराज आप आज टिफ़िन में दे दीजिए हम लोगों को। तो 4 आदमी का खाना, दाल चावल सब्जी सब उन्होंने दे दिया। तो हम लोगों को इतना बड़ा बड़ा एक वो मिला था जग, इलेक्ट्रिक जग, जिसमें आप दूध गर्म करके पी सकते हो। अब दिमाग देखो कहाँ काम कर रहा है। हमने अपनी कल्पना में बना लिया कि उस जग में घी डालेंगे और तड़का बनाएंगे और दाल को छौंका मारेंगे। ये सब प्लान चल रहा है। जब प्याज लहसुन खरीद रहा है, वहाँ से आके साहब ले आया, साहब टिफिन भी ले आया भैया, और यह सबको बोल दिया कि आज मिलेगा। तो अब क्या हुआ, देखो क्या हुआ कि जब प्याज वाज ये सब करके, और घी भी वहाँ से चुरा के ले आए थे हाँ, किचन से। अच्छा, घी का अंबार लगा हुआ है वहाँ। तो वो होता था ना क्या, सिरोधारा और घी पिला क्या विरेचन करते थे, तो उसके लिए घी आता था। दाल चावल में तो खाता ही नहीं कोई था। तो हम वहाँ से एक टीन उठा लाए 2 किलो का, चाकू वहाँ से ले आए, सब कर और के साहब इतना देसी घी डाल दिए उसमें, इलेक्ट्रिक केटल में। हाँ, अब वो कड़कड़ जब गर्म हो गया जीरा उरा सब वहाँ से लाए थे, जीरा उरा डाले, अदरक डाले, हरा मिर्चा डाले, प्याज डाले, लहसुन डाले, और डाल के दाल जब उसमें छौंक गया, उसका खाली खुशबू से ना मन खुश हो गया कि महीनों का भूखा आदमी जैसे मन खुश हो गया कि आज खाएंगे। और ये सब करके रेडी कर रहे हैं, तब तक दरवाजे पर नॉक हुआ। तो हम बोले कौन है? तो बाहर से आवाज़ आया, मैं गिरीश, महर्षि के सगे भतीजे गिरीश वर्मा।
तो हम बोले कि भैया थोड़ा देर बाद आइए, राजन भैया कमरे में चलिए, मैं वहीं आता हूँ। बोले नहीं नहीं, आप ही से काम है। अब मैं वो कैटल क्या करूँ, खिड़की खोल के कैटल बाहर रखा। अच्छा, रखे। प्लेटफॉर्म जैसा था वहाँ रखे, और अपना टॉवल से जो है सब खुशबू उड़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत तो गया, क्या हुआ फिर उसके बाद में साहब 5-7 मिनट बाद दरवाज़ा खोले तो वहाँ एक वेद प्रकाश शर्मा और गिरीश वर्मा दोनों खड़े थे। तो हम इतना दरवाज़ा खोल के गर्दन निकाल के बोले, हाँ। बोले गिरीश भाई क्या बात है? बोले खोलिए तो, अंदर आना है। अरे हमने कहा अंदर क्या करिएगा, चलिए वहाँ। बोले नहीं नहीं, अंदर आना है। अंदर आए, बोले पंडित जी क्या खुशबू आया। हमने कहा गिरीश भाई अच्छा, इस कंडीशन पे यहाँ से ले गए थे कि आप लोगों को 2 महीना लहसुन प्याज ये सब कुछ नहीं मिलेगा, है ना, ये मस्तीबाजी नहीं चलेगी, सीरियस एकदम। तो हमने कहा देखिए, मन नहीं माना, आज बाजार गए थे ना, वहाँ से ले आए हैं, छौंका दे दिए हैं, इसीलिए तो आए हैं। थोड़ा तो हमको 4 साल हो गया। वेद प्रकाश बोल रहा है, बुलंदशहर का था। बोले गुरुजी 4 साल हो गया, लहसुन कुछ खाए। तो फिर कमरे में ही महफिल जमी। राजन भैया वगैरह भी आ गए, हम लोग बैठ के वहाँ आराम से 6 लोग, 4 की जगह 6 लोग खाए खाना। फिर गिरीश ने कहा कि एक काम करता हूँ गुरुजी, आप लोगों के लिए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे एक रिजॉर्ट है, वहाँ मैं आपका पूरा बुकिंग कर देता हूँ, वहीं रहिए और मैं वहीं दाल चावल घी नमक तेल घी सब भिजवा देता हूँ, रोज शाम को आऊँगा खाने। तो यही चौंक लगाइए। हाँ, और ये तो नियम हो गया। गुरुजी, बनारस कितना बदल गया आपके बचपन से आज तक? बनारस बहुत बदल गया है, इसका दुख है। दुख इसलिए है क्योंकि वो बहुत सहज, बहुत सरल जगह था। अब वहाँ पे बड़ा कॉमर्शियल हो गया है। मंदिर से लेके मतलब चलना फिरना खाना पीना सब कुछ कमर्शियल हो गया है। सहजता सबसे बड़ी आपकी पहचान है, सिंप्लिसिटी। आदमी वहाँ एक लुंगी बांध के भी घूमता था अपने मस्ती में। पंडित शांता प्रसाद जी पद्म भूषण, जीवन में कभी भी वो ऐसे पैंट शर्ट और ये पहन के नहीं निकले। किशन महाराज जी लुंगी बांधे, ऊपर एक कुर्ता डाले, एक गमछा डाले, टहल रहे हैं, चाय की दुकान पे जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं। अभी हेमंत जी ने बोला ना कि अभी भी साजन जी आते हैं तो अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए उसी अड्डे पर जाते हैं जहाँ चाय पीते थे, जहाँ पान खाते थे। तो लोगों को भी ये लगता है। मैं यहाँ मेट्रो में कभी कभी सफ़र किया हूँ, कर भी लेता हूँ। तो एक दिन एक लड़का मिला, बोले अरे पंडित जी आप इतने बड़े सेलिब्रिटी मेट्रो में। हमने कहा क्या बताऊँ यार, बुरी आदत पड़ गई है मुझे, 30-35 करोड़ से नीचे की गाड़ी में चढ़ने की आदत ही नहीं। अब 30-35 करोड़ का तो बोगी होगा मेट्रो का, अब 30-35 करोड़ की गाड़ी तो मैं नहीं खरीद सकता हूँ, तो इसी में सुख प्राप्त कर रहा हूँ। जो अभी फर्क आ गया ना, वो जो एक हल्का सा लेड बैक एटीट्यूड था बनारस का, वो बहुत ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल में चेंज हो गया। बनारसी भाग दौड़ करने लगा। हाँ, युवा एक रिक्शे वाले जो हम लोग के एज ग्रुप के लोग हैं वो तो अभी भी वैसे हैं, लेकिन रिक्शे वाले से मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा भैया चलोगे? कहते कितना समय हुआ है? कहते मैंने कहा 1 बजा है। कहते नहीं अभी नहीं चलेंगे, 3 बजे के बाद। क्योंकि वो इंसान अपना ब्रेकफास्ट खा पी के, पान वान जमा के, लस्सी वस्सी पी के रिक्शे पे सो रहा है। कहते अब जब भूख लगेगी तब काम करूंगा। क्या हुआ? ये चलिए आपको एक मैसेज और सुनवाते हैं। प्रणाम करती हूँ भैया, चरण स्पर्श। जहाँ परिवार और गुरु का भाव दोनों मिलकर एक हो जाएं, कुछ ऐसा ही रिश्ता है हमारा आपके साथ। जहाँ दोनों की व्युत्पत्ति एक सी लगे, जहाँ साजन भैया के भीतर राजन भैया के दर्शन हो। एक ऐसा संबंध रहा है आप दोनों के साथ, जहाँ मैंने आपसे जीवन जीने की कला सीखी। आप काशी के श्रृंगार हैं, बनारस घराने की धरोहर आपके हाथों में है। अपने गुरु से आपके बारे में सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए। आपसे पूरब अंग की गायकी की कितनी बातें हमने सीखी और सुनी, लेकिन उसके साथ साथ जाना कि किस तरह से संसार को अपने भीतर समेटते हैं, किस तरह से कलाकार
मंच पर वही प्रस्तुत करता है जो वो भीतर से होता है। आपसे मैंने सीखा कि जीवन के सभी रसों को अपने भीतर समेट कर जब हृदय से स्वर निकलता है तो वह स्वर बनारसी क्यों होता है, क्योंकि उसमें बनारस के सभी रस और रंग समाहित होते हैं। आपसे सीखा कि अपने से छोटों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, कैसे सम्मान दिया जाता है। आज भी किसी भी राग का स्वरूप जानना हो तो मैं YouTube पे सबसे पहले आप ही लोगों को सुनती हूँ। ये देखना अत्यंत सुखद है जिस तरह से स्वरांश ने धीरे धीरे वो स्थान प्राप्त कर लिया है। स्वरांश ने जितनी गंभीरता से इस गंभीर दायित्व को समझा है, अपनी उस परंपरा का वाहन जिस कौशल के साथ किया है, ये मुझे लगता है राजन भैया का भी आशीर्वाद है उनके साथ, और आपकी पूरी अद्वितीय गुरु परंपरा का आशीर्वाद है। साजन भैया आप स्वस्थ रहें, सदा ऐसे गाते रहे, ऐसे मुस्कुराते रहें, ऐसे बनारस के किस्से हम लोगों को सुनाते रहे। इसी तरह व्यस्तता में विनोद के क्षण निकालकर हमें भी सिखाते रहे कि जीवन जीने की कला यही है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम बांटते रहो। सुर सदा बनारस से आपके स्वर से सजता रहे। प्रणाम करती हूँ भाई। अरे अभी तक की सारी बातों का कंक्लूजन मैं इसीलिए ये चलाया अभी कि जब बनारस की बातें हो गई। मतलब इन लोगों की बातें सुन के मतलब मन भाव से भर जा रहा है कि कितना प्यार करते हैं ये लोग, और मैं भी हृदय से प्यार करता हूँ। अभी मालिनी जी अमेरिका हम लोग साथ में थे, वहाँ इतना अच्छा गाई, तो मेरा मतलब पेमेंट भी नहीं वहाँ हुआ था, तो मेरे पास में इंडियन करेंसी था, तो इंडियन करेंसी निकाल के उनको इनाम दिया 1000। तो बोले अरे अरे भैया ये क्या कर रहे हैं। हम बोले कि आज इतना तबीयत से गाई हैं क्या बात। कि मेरा तबीयत खुश हो गया, ये बड़े भाई का एक आशीर्वाद है, इसको रखिए। तो तबला वाले हारमोनियम वाले भी थे, विनय हारमोनियम में था, समर भाई तबले, बोले हम लोगों का। तो हम बोले भैया अब भैया 500-500 तुम लोग भी ले लो। तो ये सहजता मन हो गया कि नहीं, अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने से जो जूनियर बच्चे हैं, रितेश रजनीश को कितनी बार मैं इनाम दिया, इनको दिया। अभी अभय रुस्तम बहुत अच्छा बजाया है, कई बार अमान यान को भी ऐसे ही मैंने चोरी से, हमने कहा यार ये रखो आशीर्वाद है, बादाम खाना। अरे बादाम तो खुद ही उनके यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद है। और मेरे पिताजी इसी तरीके से आशीर्वाद दिया करते थे। गुरुजी एक दो आपके और दूसरे इंटरव्यूज देख रही थी मैं अपनी रिसर्च के लिए, तो मुझे लगता है कि एक पहलू बहुत बार ना छूट जाता है, और जो कि मेरा मानना है कि बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। हम लोग सभी कहते हैं कि देखो भाई 5 दशक से ज़्यादा दोनों भाइयों ने कितने प्यार से एक साथ परफॉर्म किया, ये किया वो किया। हम भूल जाते हैं उन 2 महिलाओं को जिन्होंने कि दोनों भाई साथ बने रहे। हम कितने घरों में देखते हैं लड़ाई झगड़े हो गए, देवरानी जेठानी की नहीं बन रही है, भाई अलग हो गए, है ना। कितनी बड़ी ताकत आप दोनों की पत्नी, और इस पर मैंने कहीं बात नहीं सुनी। और जबकि मुझे लगता है आपकी स्ट्रेंथ तो वही दोनों रही होंगी कि आप दोनों भाई कभी अलग नहीं हुए। जरूर, और इसमें मेरे माता जी चाची जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, मेरे पिताजी चाचा जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा, और इसीलिए शायद उन्होंने ये संगीत हमको सिखाया कि दोनों भाई गाएंगे तो दोनों भाई साथ में रहेंगे, दोनों भाई का संयुक्त परिवार रहेगा। और ये ताज्जुब की बात है, ईश्वर की ही कृपा से 6th जनरेशन भी अभी कंबाइंड किचन में चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, और उसका महत्व जो समझेगा उसी को आनंद आएगा। हम लोग तो मैं तो इतनी जगह ये मिसाल देती हूँ आपके देखो क्या है कि बर्तन है तो थोड़े बहुत बोलेंगे, लेकिन उनको शांत कर देना। एक आदमी भी अगर बर्दाश्त करने की क्षमता रख लेता है तो फिर घर सुचारू हो जाता है। आज जो भी घर में इस तरीके का बिखराव आता है वो बहुत छोटी छोटी बातों से बिगड़ जाता है संबंध। सही है। तो उनको दरकिनार करके आगे की सोचना चाहिए। जैसे आप देखिए खिचड़ी में घी डाल दीजिए, पता ही नहीं लगता है कैसे मिल जाती है खिचड़ी के साथ में। तो उस तरीके का जीवन अगर आप बना लें, शिकायतें हर जगह होती हैं, हर आदमी को शिकायत है, इंडिविजुअल स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि कल को कुछ भी अगर आपके घर पे ऐसी आपदा आती है तो पीछे कम से कम कोई तो है।
कोई तो देखने वाला है ना, इन इमरजेंसी कुछ ऐसा होता है, तो इसलिए अगर हो सके थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त करने से आपका जीवन जो है ना थोड़ा बहुत लगा रहेगा, आपको तकलीफ रहेगी जिंदगी मानसिक तकलीफ में कि अरे हम तो इंडिविजुअल रहना चाह रहे थे, न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन अब हम लोग चूंकि हमेशा जॉइंट फैमिली रहे, मतलब हम अपने तो जीवन तक यही चाहते हैं। जब हम बड़ा घर बनाने लगे, मतलब 100 गज से 200 गज में आए, तो भैया ने कहा कि भैया चलो एक एक फ्लोर सबके नाम से बना देते हैं, सबका अपना सेपरेट किचन हो जाएगा। तो हमने कहा मैं नमस्कार करता हूँ, फिर मैं काशीवास करूँगा। अच्छा, ये कब की बात है? ये हो गया करीब 14-15 साल पुरानी बात। तो वो बोले कि क्यों? हमने कहा कि अगर सबका सेपरेट किचन हो जाएगा तो फिर मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। मैं अपना बना रहा हूँ, वो आप अपना बना रहे हैं, वो रितेश वहाँ बना रहे हैं, रजनीश वहाँ बना रहे हैं, स्वरांश वहाँ बना। तो भैया ने कहा भाई तुम लोगों का क्या राय है? सबसे बाकायदे मीटिंग हो रही। तो सब लोगों ने कहा नहीं सब साथ में रहेंगे, क्यों अकेले रहेंगे? तो उस हिसाब से प्लानिंग हुआ, सब साथ में हैं। तो आपने बात उठाई ना मम्मी लोगों की, ये बहुत बड़ा एक बहुत स्ट्रेंथ बड़ा उनका है। परफॉर्मेंस रहा मुझे है। हमेशा और वो एकदम साइलेंट पीछे। आप लोग तो देखिए लाइमलाइट में है ना। अच्छा, वो दोनों भी बहुत ही बड़े संगीत जगत से कलाकार की पुत्रियां हैं दोनों के। लेकिन परिवार को संभाल कर रखने की मतलब मुझे लगता है क्रेडिट उन दोनों को, बिल्कुल क्रेडिट है। उन दोनों को भी है, हम दोनों को भी है। नहीं, आप लोग को तो है ही। आप तो भाई हैं, अरे भैया निभा लेंगे। भाई भी तो नहीं रहता है। वो नहीं रहते वो लोग वहाँ। वो वैसी मानसिकता भी तो होनी चाहिए ना। बट आज के लोगों को मुझे लगता है हमने परिवारों को सिर्फ एक सीखने शब्द कह दिया कि थोड़ा सा बर्दाश्त हाँ। जीवन को रोशनी दे सकता है। अगर रोशनी में रहना है तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो, और कुछ नहीं चाहिए। आज गुरुजी से मतलब संगीत का तो हम नहीं कुछ ना सुन रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए लाइफ लेसन्स कितने बड़े बड़े मिल रहे हैं परिवार को लेकर, हर चीज को लेकर। चलिए आपको एक अच्छा सा मैसेज और सुनवाएं। और ये कहाँ से तुम मैसेज सुनवा रही हो? मुझे भी भावुक करती जा रही हो। नमस्कार। अरे पंडित राजन मिश्रा, पंडित साजन मिश्रा देखो, बनारस घराने के पहचान। वाकई लेकिन अफसोस है कि आज पंडित राजन मिश्रा हमारे बीच नहीं है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि उनके छोटे भाई पंडित साजन मिश्रा आजकल अपने सुपुत्र के साथ गा रहे हैं। स्वरांश मिश्रा बहुत ही टैलेंटेड है, और राजन भाई के भी बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने घराने को आगे ले जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो स्वरांश मिश्रा जो हैं ये पंडित बिरजू महाराज के नाते भी हैं, और बहुत ही मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फैसेटेड इनकी शख्सियत है। बनारस की लेगेसी को, बनारस की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो बनारस की गायकी में, बनारस के घराने में एक रंग है। हमारे साजन भाई को जो तालीम हुई है बंदिशों की, रचनाओं की, ये बहुत कम सुनने को मिलता है कि हर राग में एक से एक खूबसूरत रचनाएं, कंपोजिशंस। और मेरी शुभकामनाएं हैं, खुदा करे ये अपनी मंजिल तक पहुंचे और इनकी सारी तालीम का पूरा फायदा हमारे स्वरांश उठाएं। मेरी शुभकामना है, आशीर्वाद है, प्यार है। हमेशा भगवान इनको लंबी उम्र दे और हमारी परंपरा को आगे ले जाइए। वाह। अच्छा, तुमको सुन के ताज्जुब होगा, उस्ताद अमजद अली खां साहब से मेरी मुलाकात हुई 73 में। अच्छा, इतने पुराने रिश्ते हैं सबके यहाँ। हाँ, ऐवाने गालिब में एक प्रोग्राम था, सदगुरु संगीत फेस्टिवल। तो जब मैं पहली बार इनको देखा वहाँ, तो मैं बड़ा मुग्ध हो गया इनको देख के। और हम लोग के गाने के बाद ये भी आए, बड़ा तारीफ किए, दुआ दिए।
तो हमसे बोले आप भी बहुत खूबसूरत हो। मैं भी खूबसूरत हुआ करता था। नहीं आप अभी भी नहीं, अब तो बुढ़ापा है। तो हमने कहा भैया लेकिन आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं। तो उस समय से एक प्रेम, और वाकई हम लोग हृदय से इनको अपना बड़ा भाई शुरू से माने। गुरुजी इन्होंने ना एक बड़ी अच्छी बात, जब बनारस के रंग की बात की, हाँ। अब क्या होता है हर कोई शास्त्रीय संगीत नहीं समझता, ठीक है, अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आपको किसी को बनारस घराना डिफाइन करना हो कि क्या है बनारस घराना, तो किसी जो नहीं जानता लेमैन को आप कैसे समझाएंगे? नहीं देखो क्या है कि एक तो नाम में देखो कितना बड़ा असर है। बनारस जो ईश्वर ने बना के रस को रखा है। विशेषता ये है कि वहाँ एक शिक्षा दी गई कि गढ़ के गाओ, गढ़ के मतलब पांव जमा के अच्छा। गाओ, और फिर भीड़ के गाओ, लड़ के गाओ। अच्छा, तो उसका शाब्दिक क्या है? गड़ंत, लड़ंत, उड़ंत। आप थोड़ा सा गा के कुछ इस तरह से नहीं, अब जैसे कि जिन के मन राम बिरा, अब ये गड़ गए हैं। अब इसमें एक ताल का विलंबित, एक ताल का ठेका लग रहा है। जिन के मन राम बिरा। अब गुरु की तालीम ये है कि अगर शब्द में जिनके मन राम विराजे, तो कोशिश तो करो कि उस राम को अपने हृदय में विराजने का। लोग क्या करते हैं कि शब्द गाते हैं, उसको फीलिंग नहीं करते हैं। तो ये बनारस का देन है कि फील करके गाओ, शब्द को जीने का कोशिश करो। लड़ के गाओ, मग रोकत सो ढीठ लंगरवा, रोकत सो ढीठ लंगरवा, सागा मद धमग सागा मद नि धमग मद निसा निसा मग रो। अब तबले वाले के साथ थोड़ा नोक झोंक हो रहा है। उड़न, मग रोकत सो ढीठ लंगरवा, मग रोकत सो ढीठ ढेर मग रोकत सो ढीठ लंग। तो इस तरीके से उसको विजन करके हम लोगों को सिखाया गया। और बनारस का सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि चारों पट की गायकी, चारों पट की गायकी उसको बोलते हैं जहाँ जो छंद, प्रबंध, निबंध, ध्रुपद, धम्मार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, कजरी, गजल, भजन। मेरे तो दादा गुरु जो थे वो तो गजल, भजन, कव्वाली, बिरहा सब सीखा उन्होंने, इतना सारा। तो उसमें से हम लोगों को जो भी चीज़ें मिली, जैसे हम लोग भजन भी गाते हैं। आज से 50 साल पहले बनारस घराने को सिर्फ ठुमरी की गायकी मानी जाती थी। तो राजन जी ने एक निर्णय लिया कि हम ठुमरी नहीं गाएंगे, अच्छा, ख्याल को स्थापित करेंगे। तो 40 साल तक राजन जी और साजन मिश्रा ने कभी ठुमरी गाया ही नहीं। जब पूरे विश्व में स्थापित हो गया, हर घराने वाले मानने लगे कि नहीं बनारस घराना है, ख्याल में भी है, तब अपने शौक के लिए ठुमरी भी गाने लगे। फिर टप्पा, भजन, ये सब भी जुड़ गया। तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, त्याग है, और उसको प्रतिस्थापित करने में कितना बड़ा योगदान रहा है राजन मिश्रा जी का, इसको भी कभी बनारस वालों को भूलना नहीं चाहिए। पंडित जी, संगीत के साथ साथ एक और चीज, और मुझे लगता है जो साथ साथ ही चलते हैं हमेशा, आध्यात्म। ओशो से बहुत जुड़ाव रहा आप दोनों का, खासकर मुझे लगता है राजन जी का ज्यादा। थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे, कब कैसे हुआ वो कनेक्शन? 82 या 83 में हम लोग गए थे वहाँ एक फेस्टिवल में गाने, पूना। अच्छा। तो राजन जी को बड़ी इच्छा थी कि ओशो के दर्शन हो, अपॉइंटमेंट भी मिल गया। उस समय उनकी सेक्रेटरी माँ शीला हुआ करती थी कि नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग आना है, और नो परफ्यूम, नो साबुन, मतलब शैम्पू साबुन कुछ नहीं, एलर्जी है ओशो को। उसके एक दिन पहले रात में हम लोग का कॉन्सर्ट था। हम लोगों के बाद पंडित शिव कुमार शर्मा जी, जाकिर भाई का साथ में था। तो नेचुरली हम लोग गाने के बाद तो हट नहीं सकते थे, तो उन लोगों का भी कॉन्सर्ट सुना। और फिर उसके बाद करीब 1 बज गया रात का।
फिर आए, साथ में खाना वाना खाए, तो 2:30-3 बजे करीब हम लोग सो गए। तो थोड़ा लेट उठे तो आश्रम में फ़ोन किया राजन भैया ने, तो उन्होंने कहा वो टाइम तो निकल गया है, अब उसके बाद ओशो नहीं मिल सकते हैं अभी, फिर कभी नेक्स्ट टाइम। तो उसका बड़ा मलाल था, लेकिन ओशो को बहुत ही श्रद्धा के साथ भैया उनको एज ए गुरु, आध्यात्मिक गुरु मानते थे। अब मेरे आध्यात्मिक गुरु मैं अपने पिता को मानता हूँ कि जितनी बातें ओशो ने कही, जो बाद में हमने पढ़ी या सुनी, वो बातें हमारे पिताजी हमको बचपन में ही सिखा दिए थे। बहुत सारी ऐसी बातें जो कि ओशो बोले तो लगा अरे ये तो पिताजी भी बोलते थे ऐसे ही। भाषा में फर्क हो सकता है। तो मैं ओशो को मैं भी चाहता हूँ, और ओशो के 2-4 कही हुई बातें को मैंने अपने जीवन का एक मन का बना लिया कि भैया इस तरीके का सच्चाई। जैसे कोई जो देखो क्या है कि समस्या में तुम स्वयं हो, समस्या के जड़ में तुम स्वयं हो। ओशो बोलते हैं कि अगर तुम समस्याग्रस्त हो और कभी कभी बहुत परेशान हो कि अरे यार इस समस्या का समाधान, तो बोले ध्यान से देखोगे तो समस्या पैदा भी तुम ही ने किया था और समाधान तुम ही कर सकते हो, दूसरा तो आएगा नहीं करने के लिए। तो समस्या खुद पैदा करके खुद समाधान भी ढूंढो, मिल जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी उनकी कही हुई बातें हैं जो कि सच्चाई है। और निषेध, किसी के ऊपर निषेध मत करो। अब जैसे बच्चा है, ये मत करो वो मत करो, उसको रहने दो, अपने नेचर के साथ जीने दो। यही जब कॉलेज में थे तो भाई दोस्त यार हैं, कभी कोई पार्टी हो रही, कहीं लेट नाइट आ रहे हैं, तो बाप होने के नाते मैं निषेध लगाने लगा। हमने कहा ये कौन सा तरीका है, क्योंकि हम जिस डिसिप्लिन में पले थे वैसा नहीं। हमारे यहाँ तो 10:30 बजे दरवाजा बंद हो जाएगा, मैक्सिमम 11 बजे तक आ जाओ अंदर। तो एक दिन ऐसे ओशो को पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि निषेध जो है लगाना ही नहीं चाहिए। तो वो समझ में आया, हमने कहा अब छोड़ दो, हुई है वही जो राम रचि राखा। छोड़ दिया, कहना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया कि ठीक है आ रहे हो, मिल रहे हो, ठीक है। उस विषय में बात ही नहीं कर रहे। खुद ब खुद एहसास हो गया कि यार ये तो टोकते थे, रोज बोलते थे, अब तो बोल ही नहीं रहे हैं। एहसास जैसे ही हुआ, इन्होंने वो सब रात्रि जागना ये सब काम हो गया। तो निषेध किसी चीज का मत करो, स्वयं से वो सुलझेगा, अपनी समझ खुद हाँ डेवलप होगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और पिताजी भी एक देखो उस पर डिसिप्लिन पे बता दे, एक याद आ गया, वो भी बड़ा बढ़िया जिक्र है। बनारस 2-4 महीने पे जाते थे पिताजी, जब थे माताजी तो जाते थे, तो अपने दोस्तों यारों में हम भी कभी कभी फंस जाते थे। तो 11 बजे का डेडलाइन तो था, लेकिन एक दिन कुछ ज़्यादा लेट हो गया, 12:15 हो गया। अब मैं नीचे से अम्मा अम्मा कर रहे हैं, क्या अम्मा सुनेंगी, सो रही हैं, 12:15 17 हुआ है। अब अम्मा 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 थोड़ा सा ऐसे निकल गया। पिताजी कौन है? तो हम बोले हम हैं। आए, अरे यार आ गए, आओ आओ आओ, दरवाज़ा खोल दी। कितना बजा है? उनका 10:55 हुआ है। अब बजा हुआ 12:15, 10:55 हुआ। अच्छा अच्छा, खाना वाना? हम कहे हाँ। अच्छा, हम गए हैं दूसरे के यहाँ, बता रहे एक शरीफ आदमी का घर का। हमने कहा सुधीर भैया के यहाँ गए, तो हमारे बड़े भाई भी हैं, मित्र भी हैं। अच्छा, सुधीर बाबू के यहाँ गए थे? अच्छा अच्छा, बंगला खाना खाया? हम बोले हाँ बंगला खाना खाए, खा के कुछ और आ रहे हैं। झूठ बोल, अच्छा जाओ जाओ सो जाओ। चले गए सोने। फिर शाम को अपना ऊपर से फिर तैयार होकर निकलने लगे, तो कुर्सी पे बैठे ऐसे बोल रहे हैं, इधर आओ। मुझे बोले ये धर्मशाला नहीं है कि यहाँ आए, नहाए, खाए, सोए, गए। ये अपना नाम लेके बोल रहे हैं, हनुमान मिश्रा का घर है। यहाँ रहना है तो यहाँ के डिसिप्लिन में रहो, गाना गाओ या तो गाना सुनो,
और अगर यही करना है कि 12 बजे रात को आ रहे हो, बता रहे हो 10:55, क्या मैं मूर्ख हूं? आप तो मेरे पसीने जो है ना, पीछे से उतर के नीचे तक पसीने ही पसीना। बोले यहाँ रहना है तो गाना गाओ बजाओ, तब तो रहो, नहीं तो निकल जाओ दिल्ली, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। जैसे कोई गीला करके मारा हो ना। तो मैं गया, वैसे ही कपड़े उपड़े उतारा और आ गया नीचे, अपना तानपुरा खोल के। तो जब थोड़ा देर में मिजाज तो खराब हुआ कि भैया वहाँ इंतज़ार हो रहा होगा, थोड़ा देर में गाने बजाने लगे। तो आके बोले ये काम आएगा बेटा, वो अड्डेबाजी काम नहीं आएगा। तो ऐसे सीख में, ऐसे डिसिप्लिन, आज हम किसी को नहीं बोल सकते हैं इस तरीके से कि नहीं जरा कपड़ा उतार के बैठ जाओ तनपुरा लेके, समय नहीं है। लेकिन हम लोगों का लालन पालन ऐसे डिसिप्लिन वे में हुआ कि वो कहते थे गेट आउट, सीधा बोलना है। उनको कोई प्रेम मोहब्बत नहीं था। हाँ, मुझे लगता है वो असली प्रेम था, वो सच्चा असली प्रेम था, जीवन बना दिए। आज महसूस होता है, सुनो बेटा, पहले सुनो। सुनना सिखा दिया कि गाना आगे आधा। अरे एक दिन ऐसे भी एक शिष्य को सिखा रहे थे, बोले यार क्या अच्छी बंदिश याद आई है देवगंधार की, सीख लो बेटा। तो हम अब कपड़ा पहन के हम निकल रहे हैं, दोस्त बाहर खड़ा है मोटरसाइकिल लेके। हमने कहा जी हम आते हैं, चले गए। शाम को आए, हमने कहा वो देवगंधार वाली बंदिश कौन सी यार? अरे हमने कहा सवेरे आप भरत भैया को सिखा रहे थे देवगंधार। हम नहीं याद नहीं यार, क्या बूढ़े हो गए बेटा, भूल गए, नहीं सिखाई, ये छोड़ के गए। हाँ छोड़ के गए। ये तो बड़े पुराने लोगों का डिसिप्लिन। तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं। थोड़ी सी बातें मुझे लगता है स्वरांश से की जाए। स्वरांश, अरे आप तो आज की बिल्कुल, पीढ़ी के ये हैं, भी मेरी बातें आज की हैं। पीढ़ी है, इसलिए आपसे हम रैपिड फायर करेंगे। अरे और क्या उसके बात। बाद आपका एक मुझे वो अघोरी सुनना है, उसके बाद गुरुजी से एक दो सवाल और एक दो मैसेजेस हैं। अरे बस। फिर रैपिड फायर, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। प्योर क्लासिकल या फ्यूजन? प्योर क्लासिकल। साजन जी से गुरु या पिता किस रूप में ज्यादा डर लगता है? दोनों ही रूप में। मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान जब तक आके बिगाड़ेगा, पिताजी थप्पड़ मार के सब ठीक कर चुके होंगे। नहीं डर तो नहीं है, प्रेम है वो। लेकिन किस रूप से थोड़ा सा ज्यादा डरते हैं? यार ये पिताजी वाले रूप में ठीक थे, अभी गुरु बन गए। पिता। पिता से ज्यादा डर लगता है? हाँ। अच्छा, फेवरेट राग एंड व्हाई? फेवरेट राग एंड वाई? और थोड़ा सा गुनगुना के सुनो, मतलब। मैं सबसे ज़्यादा मालकौंस गाया, तो मैं मालकौंस को ही अपना फेवरेट बना के रखता हूँ। और उसमें हरि जी का, पंडित जी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनका एक मालकौंस की रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने आलाप बजाया है, और वो मेरा फेवरेट रहा है मैक्सिमम। तो 2-3 महीना मैंने भी 6-7 घंटे का रियाज़ किया एक टाइम पे, ज़्यादा नहीं, 2-3 महीना। उस टाइम पे मेरा हमेशा शेड्यूल में होता था कि मैं वो उनका वो मालकौंस सुन के ही सोता था। रे ना रे ना रे ना रे रे ना रे ना राजन साजन मिश्रा दोनों के साथ का अगर मैं एक कहूंगी, तो इनसे आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन क्या सीखा है? ओ दोस्ती, खुलापन, और सबसे ज़्यादा कि मतलब उसकी वजह से मेरा फियर ख़त्म हो गया। क्योंकि हमेशा ये होता था कि तुम मेरे सामने वो सारी बातें कह जाओ, अगर मुझे ठीक करना होगा तो यहीं ठीक कर दूंगा, बशर्ते कि पड़ोसी आके तुम्हें ठीक करे और बुरा लगे। तो कभी रोका ही नहीं इन लोगों ने मुझे किसी भी विषय पे बात करने के लिए, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पार्टीज हो, कुछ भी हो, कैसी भी बात हो, निर्लज बातें हो, कैसी भी, उन्होंने कभी भी नहीं रोका। लेसन फ्रॉम नाना बिरजू महाराज जी। ओह ब्यूटीफुल लेसन, सबसे बड़ा लेसन, बहुत खूबसूरत लेसन। ये तो मेरे पास एकदम मैन्युफैक्चर्ड है।
तो मैंने उनको एक दिन जाके बोला कि मुझे ना तिहाइयाँ बनाने का बड़ा शौक है, तो मुझे कुछ तो आप कुछ पुड़िया दीजिए कि जिसकी वजह से मैं तिहाई बना सकूं। वो चाहते तो वो दे देते। वो बोल क्या रहे हैं कि देखो बेटा, लय जो है ना सागर है, और सागर जो है ये सबसे मतलब ये पूरे नेचर का ही एक किस्म से वो टेम्पो है। इस सागर की लहर में जब तुम कूदोगे और लहर के साथ चलोगे तो किनारे पे पहुंच ही जाओगे। उसके विपरीत या उसके विरुद्ध जाने का काम मत करना, कभी किनारे पे नहीं लगोगे, डूब जाओगे। तो मैंने कहा कुछ तो बता दीजिए कि अगर चौथे मात्रा से पांचवा, कहते नहीं वो अपने आप आ जाएगा तुमको, जबकि वो चाहते तो दे देते, सब दे देते हैं। हाँ, लेकिन इस दोनों चीजें मैंने बड़े पिताजी से भी पूछी थी और नाना से भी पूछी, और दोनों ने मुझे बोला बस करते रहो। अब मैं थोड़ा टफ पूछ रही हूँ, चलो मन वृंदावन की ओर या जननी मैं न जियो बिन राम? ओह यार, ऐसे क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ? इसीलिए तो रैपिड फायर का है। एक में तो वृंदावन जा रहे हैं, ट्रैवल हो रहा है, और दूसरे में माँ को याद कर रहे हैं। फिर इसमें भी क्या आपको क्या ज्यादा पसंद? इफ यू हैव टू चूज वन। एक माइनर एक मेजर है। ये सब नहीं करो, चूज वन। दोनों माइनर चुनना चाहिए। चूज वन। ओके, जननी मैं चाहिए 100%। राजन साजन जी के अलावा फेवरेट क्लासिकल म्यूजिशियन? मुझे वेंकटेश जी का गाना बहुत पसंद है। आपके लिए बनारस क्या है? कि उनके लिए तो जन्मस्थली है, आपके लिए नहीं है, तो आपके लिए बनारस क्या है? मेरे लिए बनारस मेरे पिताजी लोग ही हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, ये बात मैंने बोला था पापा को, कि आज भी मैं जाता हूँ बनारस और मैं देख रहा हूँ कि यंगस्टर्स जो है ना वो पैर छूने की सभ्यता तक भूल चुके हैं, और आप लोग वहाँ से ला के यहाँ पे भी हमें उसकी सही सभ्यता में कैसे जोड़ के रखा हुआ है। क्या बात, वाह। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि बड़े हैं तो पैर छू, उन्होंने बोला कि बेटा तुम छुओगे तो हमको भी अच्छा मिलेगा, हम तुम्हें भी अच्छा देंगे। इट्स अ रोटेशन। मैं एक एनर्जी आपको दूंगा, अपनी जवानी की एनर्जी दूंगा, और मैं तुम्हें अपने बुढ़ापे का एक्सपीरियंस तुम्हारे सर पे हाथ रखूंगा, तो ये जो सर्कल बनेगा, वाह क्या बात, ये हमारे अंदर एक एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव का जनरेट करेगा, जिससे हमारे जीवन चलेगा। क्या बात है। आपकी फेवरेट बनारसी डिश? ओ दाल चावल। बट दाल चावल तो यूनिवर्सल हो गया, ठेठ बनारसी डिश। बनारस का पानी जो है ना, मैंने पापा को बोला कि एक काम करते हैं, वहां से सप्लाई मंगा लेते हैं, क्योंकि दाल तो वही बन रही है, लेकिन मुझे लग रहा है पानी में गड़बड़ी है। तो 10-12 लीटर घर में पानी रखा जाए कि बनारस का दाल खाने का मन करे तो वो पानी डाल। पानी डाल, ठीक है। राजन साजन की जोड़ी के लिए एक शब्द? तो अभी पहले ये बोलते थे ना, 2 बॉडी 1 सोल, नाउ इट्स 1 बॉडी 2 सोल। क्या बात है। पीछे से ऐसे मोमेंट्स आ जा रहे हैं ना जो बड़ी, और ऐसा लग रहा है कि बस वो यहीं बैठे हैं, सच बात। सुन रहे हैं। अरे बहुत मिस कर, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। मेरी एक बहुत प्यारी एक तस्वीर है रविशंकर सेंटर पे, आप दोनों के बीच में मैं खड़ी हूँ, ऐसी लाडली बच्ची की तरह खड़ी हूँ, और कई बार फोटो मतलब खोल के वो फोटो सच बात है, बड़ी अरे याद है। अभी तो हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, वरना कोविड टाइम में इतनी मस्ती कराई है आप दोनों ने। ऊपर से फोन करके बोलते थे तुम ऊपर आ रहे हो, मैं नीचे आ रहा हूँ, और फिर नीचे आके हमने म्यूजिक गाना बहुत बहुत बड़ा मस्ती। सुनते थे, म्यूजिक मैंने इन लोगों की जो- चंपी करी है, बड़ा नसीब है मेरा। इन्होंने वो हेयर कट वगैरह हेयर किया। कट, शेव, चंपी सब। अच्छा, ऐसी बात नहीं, भैया लोग के साथ भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन वो लोग थोड़ा सा हल्का शर्म लिहाज में ज्यादा पले बड़े। मैं बहुत छोटे बदमाशी होने की वजह से फायदा उठाया हाँ, ना। लडला। अच्छा, मेरे टाइम तक क्या हुआ कि बहुत बाहर ट्रैवल चालू हो गया, तो होराइजन बड़ा सोच का और बड़ा हो गया, वो मुझे बड़ा फल प्राप्त हुआ उस चीज का। तो अब मैं वापस वो एक मैसेजेस सुनाने, लेकिन मुझे तुम्हारा हमेशा से कि वो अघोरी बहुत पसंद है, तो वो एक गला कितना साथ देगा पता नहीं, मैं थोड़ा सुना नहीं, पूरा साथ देगा। इनफैक्ट अघोरी मैंने पहले लिख लिया था, लेकिन वो जो संपूर्ण हुआ था वो आपके घर पे सबसे पहली बार, हमारे घर पर गणपति जी के सामने सबसे पहले हाजिरी लगी थी। हाँ, और वो हमेशा सबसे मेमोरेबल पल रहेगा। मैं पढ़ता हूँ। हाथ कपाल गले मुंड की माल अरु भस्म रमाय त्रिपुंड लगाए, नाचित डमरू के ताल बवंडर छलकत मदिरा काट कमंडल, घोर अघोरी नर कपाल धृ त्रिशूल कोरी, भांग भंग चढ़ी लाल लाट तुरे नैन त्रिलोचन, नंग न देह करे ताप विमोचन।
तिरकट मलंग भय शिव शरीर शिव शिव शिवंग भय ओम नमो महाकाल पुकारा गरज गरज बदरा मृदंग के तरंग में प्रसंग में हो अभिभूत तुम प्रसन्न भय डिम डिम डिकाक डमरू की वाक बाजत विपाक रखियो है ताप घुंगरू झनाट झनाट झन झन तांडव की नाच 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 रुम बम बम काशी विश्वनाथ रुम बम बम जय हो महाकाल के भक्त हो कि तुम मुक्त सिद्धि से युक्त भक्त की तरंग में मलंग हो प्रचंड हे शिवांग दुविधा कृपालु तुम दूर करो कविता कृपालु तुम पूर्ण करो तुम निदान उचान महान प्रबल मैं कृतार्थ पार्थ हूँ बहुत विचल पर तुम अविचल हो श्रृंगी विराजे भस्म बले तुम भभूत साजे कृधान करे जब भुजा को खोले कृतान बिजुरिया आकाश बोले झरी झरत झरी झरत झरी 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 कहत तुमरी ही बखान करे ब्रह्मांड भी बोले कहत कवि जन जन के भंजन की जय हो जय जय हो जय हो शमशान के राजा भय मृत्यु जन्म का त्यागे तुम ऐसे ध्यान को साधा भूत पिशाच भी थर थर कांपे तब कबहू समक्ष न आवे जब तुम मन से श्राप दिए हो शिव काली का जाप किए हो लाल लहू से खेरत होरी चीलम गांजा धूम मचोरी वर्ष वर्ष जब जाप किए हो तब कहलाए तुम नाम अघोरी तब कहलाए तुम नाम अघोरी तब कहलाए तुम नाम अघोरी। वाह, बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू। चलिए अब आपके लिए मैसेजेस जो बचे हुए हैं सुनवा देती हूँ आपको, है ना? सुनवा दीजिए। साजन भाई, ओहो विशु भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। आपने जो उपलब्धियां की हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को नसीब होती हैं, और जो घरानेदार गायकी है आपकी बनारस घराने की लाजवाब है। आपके साथ मेरी जान पहचान या दोस्ती कहिए बहुत पुरानी है, बरसों पुरानी है। हम लोग कितना साथ में समय अपना गुजारा है हम लोगों ने, बल्कि तो आप तो मेरे पिताजी के साथ भी चेस खेले हुए हैं। और क्या आपके जो जोक्स हैं वो अभी तक याद आते हैं मुझे। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे मिलकर बहुत सुकून शांति मिलती है। बहुत ही सरल हैं आप, मृदुभाषी हैं, और आपका हृदय सोने जैसा है। हम बहुत लकी हैं कि आपसे दोस्ती हमारी है। और आपके जो पुत्र हैं स्वरांश, वो भी बहुत टैलेंटेड हैं और आपके साथ गा रहे हैं आजकल। उनको भी मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ। उनका टैलेंट मैंने जब देखा, न केवल गाने में बल्कि कविता, और जो कविता उन्होंने लिखी है बिरजू महाराज जी के ऊपर, और जो उनकी जो साहित्य है उसका, उनका स्वरांश का, वो देखने लायक है। और बहुत बहुत आपको बधाई हो साजन भाई, नमस्कार। कमाल है। विशु भाई का प्रेम हम लोगों का 50 साल पुराना है। बहुत आशीर्वाद दिया था उन्होंने एक्चुअली। बहुत हमेशा से बहुत ही मृदुभाषी रहे हैं और गुणी कलाकार हैं। और इनके पिताजी माताजी सब लोग बड़े सहज लोग, तो उनसे हम लोगों का मतलब घरेलू संबंध जिसको कहा जाए कि अगर संगीत जगत में कोई घरेलू हैं तो वैसा करीब 50-55 साल से संबंध है। गुरु शिष्य का रिश्ता भी अभी बहुत बदला है आप लोगों के समय, जो आपके पिताजी के जो शिष्य हुआ करते होंगे, जो आपके शिष्य हैं, या आप जो रितेश अजीत जी के निश्चित रूप से जनरेशन का जो गैप है, जनरेशन का फर्क तो आता ही है, और वो दिखता भी है, दिखना भी चाहिए अपने से हिसाब से। अब हम लोगों की जो शिक्षा दीक्षा, जो जिस तरीके से लालन पालन हुआ, अभी के बच्चों का तो बिल्कुल ही डिफरेंट एटमॉस्फेयर में उनका एजुकेशन हो रहा है, उनका रहना खाना पीना, और इतना ज़्यादा ये इंस्टाग्राम तो फेसबुक तो मतलब दुनिया भर से ये लोग जुड़ गए ना। हम लोग थोड़े पिछड़े हुए लोग, हम तो अपने आप को पिछड़ा ही समझते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से हम लोग उतने, अब हम बताया ना कि हमारे पिताजी को प्रेस से मतलब नहीं था कि फ़ोटो आपका छपा है, यहाँ आपका नाम हो रहा है, वहाँ। आजकल को सबको वॉच करना है कि मेरा नाम वहाँ चल रहा है कि नहीं, मेरा पोस्टर। अभी तक मेरा कभी भी तुम फेसबुक पे मुझे पोस्ट करते हुए नहीं देखोगे। जानता सब हूँ, देखता नहीं हूँ, करता नहीं हूँ, क्योंकि हम क्यों भीड़ के साथ दौड़े। हमें भीड़ से अलहदा रहना है। हमारा नाम थोड़ा सा कम होगा और क्या होगा। कम खाओ गम खाओ, चुप रहो पा जाओ। ये हमारी शिक्षा में ये शुरू से सम्मिलित किया गया है। तो ये शिक्षा अगर हमको बाल्यपन से मिल गया है तो हमें आनंद, यार आनंद लो ना।
ऐसे ही भगवान आनंद दे रहा है। अरे सवेरे उठो तो कम से कम मुस्कुरा के तो उठो, ताकि दिन भर मुस्कुराते रहो। रात में स्ट्रेस लेके सोए हो, सवेरे भी उठ रहे हो तो स्ट्रेस में उठ रहे हो। अरे प्रभु को धन्यवाद दो कि सवेरा कर दिया तुमको, फिर से नया दिन दिखा रहा है, तो उसको धन्यवाद दे के सो, धन्यवाद दे के उठो। चलिए, आपको लगता है आपकी जो छठी पीढ़ी है, तीनों जो है, रितेश, रजनीश और स्वराज, आपका संगीत, आपके जो परिवार की धरोहर है, वो अब सेफ हैंड्स में है, सुरक्षित हाथों में? निश्चित रूप से ये बच्चे लोग तो रितेश, रजनीश, स्वरांश के हैंड में तो है ही है। हमारे और भी शिष्य हैं, उन लोगों के भी हैंड में है। उन लोगों को भी ऐसे सिंसियरली सोचना चाहिए कि मतलब हम झंडे के हम भी हकदार हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो उस भाव से उसको लेके आगे बढ़ें, और जो हमारे पिताजी, दादाजी, इन लोगों ने जो एक बीज बोया है, आज फल निकल रहा है, तो उसका आनंद लीजिए। चलते चलते गुरुजी, एक तो कुछ आखिरी में कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, कुछ ऐसा गा दीजिएगा जिससे हमारे ऊपर कॉपीराइट ना है। आजकल म्यूजिक कंपनी कॉपीराइट दे देती। एक बात लेकिन जरूर मैं चलते चलते कहना चाहूंगी, कई बार जब सुबह उठ के ना मन करता है, या ऐसी मन उदास है कुछ है, तो आंख बंद करके या तो चलो मन वृंदावन की ओर सुन लिया, या जननी, आंखों से आंसू बहते हैं। आप लोग जब उसको गा रहे होते हैं तो आपके अंदर क्या चल रहा होता है जब सुनने वाला रोने लगता है? कई बार वही रोमांच जैसे हो जाता है, आंख से आंसू आ जाते हैं, कभी अच्छा सुर लग जाता है, और उसी के प्रयास में है कि हमेशा अच्छे अच्छे सुर लगते रहें और आंसू निकलता रहे अपना। कॉन्सर्ट्स में एक आध बार आता है, वो पल आता है कि गला रुध जाता है, 8-10 सेकंड के लिए फिर गा नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, आता है वो पल। अच्छा, रोमांचित हो जाता है मन। और उस समय जो एक पल के लिए जो कुछ कलर्स आते हैं ना, उसको हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इतने कलर्स दिख जाएंगे उसी दौरान में, जैसे ही सुर लगेगा, तो आप स्वर को अनुभूति कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। जैसे ईश्वर को नहीं देख सकते हो, अनुभूति कर सकते हो। तो ये दोनों ही एक ही हैं। ई लगा दीजिएगा तो ईश्वर दर्शन हो जाएगा, ई मिटा दीजिएगा, ईगो मिटा दीजिएगा, स्वर का दर्शन हो जाएगा। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंठ तो उसका दिया हुआ है ना, जो भी कर रहा है वही कर रहा है ना, तो उसके ऊपर छोड़ दो, एकदम अपने आप को ढीला छोड़ दो, ले जाएगा, लगवा देगा तो लगवा दिया। ये एक बहुत बड़ी आज अगर राजन गुरुजी यहाँ होते तो आपको क्या लगता है आखिर में वो क्या गाते, क्या गाने को आपसे कहते? अब कैसे कहा जाए, लेकिन एक भजन हमको भी बहुत पसंद है, चलो मन वृंदावन की ओर, हम सबको भी। तो वही सुना देता हूँ। ये क्या भाव है, क्या अच्छा लिखा है दास नारायण जी ने, कि चलो मन वृंदावन की ओर। अपने मन को कह रहे हैं कि हे मन, चलो, उठ जाओ, जाग जाओ। तो उस पे ये भजन है, चलो मन वृंदावन के ओर, प्रेम का रस जहाँ छलके है, प्रेम का रस जहाँ छलके है, कृष्ण नाम से भोर, चलो मन वृंदावन के ओर। प्रेम का रस जहाँ छलके हैं, प्रेम का रस जहाँ छलके हैं, कृष्ण नाम से भोर, चलो मन वृंदावन की ओर। क्या गुस्ताखी कर रही हूँ मैं। क्या बात। गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे और स्वरांश से बातें करके। Thank you. कुछ छोटे छोटे तोहफे हमारी तरफ से हम आपके लिए लेकर